हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूग्रोन। मेरा नाम है सोनिया सुराना। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको ये कोट से स्टार्ट करवाना चाहूँगी। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए, कुछ ना कुछ नया करिए, तो लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर 2 को, विच इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स हैं फर्स्ट, प्रिंसिप एंड पियादासी; सेकेंड, द अर्लीस्ट स्टेट; थर्ड, एन अर्ली एम्पायर; फोर्थ, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। सो बेसिकली ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और सेकेंड वीडियो में आप आगे के टॉपिक्स देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एड्यूग्रोन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो सकती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो ये टाइम पीरियड है जब हम लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो उस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिले, काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने मिले। ऋग्वेदा तक भी उसी टाइम पीरियड में कंपोज किया गया था। कुछ लोग थे जो एग्रीकल्चर के आसपास रहने लगे, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, रिवर्स के आसपास रहने लगे, उन्हें पानी की इंपॉर्टेंस समझ आई, उन्हें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस समझ आई। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट emerged in many parts of the subcontinent, including North India, Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Besides, there is an evidence of pastoral population in Deccan and further south. तो देखा जाएगा कि लोगों को एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस समझ आती है, वो एक जगह ठहरना शुरू कर देते हैं। एक टाइम पीरियड था जब लोग चलते रहते थे, उन्होंने एक जगह कल्टीवेशन किया, उन्होंने क्रॉप कंज्यूम किए, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वो नई जगह ढूंढ लेते थे। तो इस तरह से पहले के लोग चलते थे। बट धीरे धीरे करके इस टाइम पीरियड में जो लोग हैं उनको समझ आता है कि उन्हें एक जगह सेटल होना चाहिए, उनका एक घर होना चाहिए जहाँ पे वो आसपास एग्रीकल्चर करेंगे, जहाँ पे वो आसपास क्रॉप्स को उगाएंगे और उनको वो कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से स्टोरी चलती है। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे हमने जब पहले देखा था, जब हम अर्ली हड़प्पन या मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात करते थे, तो हमने देखा था कि जो डेड थे, ठीक है, जो डेड लोग थे, उनकी जो कॉर्फन्स थी, उनको ये लोग एक तरह से रखते थे, उसको एक तरह से उसको वो डिस्पोज करते थे उनकी बॉडी को। तो न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ इलैबोरेट स्टोन्स स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स इमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि जो डेड बॉडीज हैं या जो डेड है उनको एक बड़े से स्टोन के स्ट्रक्चर में रखा जाता था, और ये जो पर्टिकुलर बड़ा सा स्टोन का स्ट्रक्चर होता था ये मेगालिथ्स कहलाता था। काफी सारे जो डेड लोग थे उनको बरी किया जाता था विद आयरन टूल्स एंड वेपन्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज देखी थी, ये चीज नोटिस की थी कि लोग जो डेड बॉडीज थी उनके साथ काफी सारी चीजें रखते थे, लाइक पॉट्स हमने देखे थे, ज्वेलरीज हमने देखी थी। अब हम यहाँ पे ये चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आयरन टूल्स और वेपन्स भी रखते थे। हो सकता है कि वो ऐसा सोचना चाहते हो या ऐसा बताना चाहते हो कि आने वाले जो टाइम पीरियड रहेगा, आने वाला जो इंसान का जीवन रहेगा, उसमें उसको ये सारे वेपन्स और ये टूल्स उसको मिल जाएंगे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए वो डेड बॉडी के साथ चीजें भी उसकी बरी कर देते थे। अलॉन्ग विद दैट, historians attempt to understand these development by drawing on a range of sources. historians अब कैसे पता लगाएंगे, ये चीज हम हमेशा से समझते आ रहे हैं। historians का जो मेन सोर्स है पता लगाने का वो है इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल। इन सारी चीजों की हेल्प से historians पता लगाते हैं कि किस तरह से लोग रहा करते थे, कैसे वो उन्होंने अपना लाइफ स्पैन निकाला होगा और किस तरह से उनकी बॉडी को बरी किया गया। तो ये सारी चीजें हिस्टोरियंस पता लगाते हैं इन सारे सोर्सेस के थ्रू। अब हम बात करते हैं प्रिंसिप एंड पियादासी की। अब प्रिंसिप नाम के एक ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने ब्राह्मी और खसोस्त्री करके जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, उसको डिसाइफर करने की कोशिश की और मोस्टली ये जो स्क्रिप्ट है ये इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में पाई गई थी। जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस, अर्ली कॉइन्स मिले थे, वहां से ये स्क्रिप्ट पाई गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज देखी कि एक किंग का नाम यूज हो रहा है पियादासी करके।
पियादासी का मतलब जो उन्होंने निकाला वो था प्लीजेंट टू बी होल्ड. So there were certain inscriptions, there were certain writings which were mentioned, और जिसमें इस चीज को particularly repeatedly mention किया गया है. मोस्टली वो coins और inscription के फॉर्म पे उनको मिले. अब साथ ही साथ इन्होंने देखा कि अशोका का नाम बड़ा है, अशोका के बारे में उन्होंने inscriptions देखे, उनके बारे में पढ़ा, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ये थे फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब बुद्धिस्ट लोगों ने भी इनके बारे में काफी कुछ लिखा. तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या किया होगा अशोका ने जिसकी वजह से इनका इतना नाम बना, उसके बारे में भी हम जानेंगे. अब हम बात करते हैं द अर्लीस्ट स्टेट की. मोस्टली क्या हुआ करता था कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं, राज्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते थे, उनके रूलर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते थे. तो 6th सेंचुरी BC की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. ये जो एरा था ये एसोसिएटेड था अर्ली स्टेट्स के साथ, अर्ली सिटीज के साथ. यहाँ पे आपको ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, काफ़ी सारे कॉइन सिस्टम में डेवलपमेंट हुए. तो जब ये महाजनपदा आते हैं, जब ये मेजर 16 किंगडम बनाए गए, जब मेजर किंगडम्स फॉर्म्ड हुए थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिटीज़ डेवलप हुई, स्टेट्स डेवलप हुए, और भी सारी चीज़ें डेवलप हुई. लोगों के घरों में चेंजेस आए होंगे, और क्या चेंजेस आप सोच सकते हैं, खाने में चेंजेस आए होंगे, लोगों के रहने में चेंजेस आए होंगे. तो ये काफ़ी सारे चेंजेस में से कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे मेंशन है, विच इज़ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ आपको डाइवर्स सिस्टम देखने मिलते हैं. ठीक है, जो लोगों के थॉट्स हैं वो चेंज होते हैं. कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव निकलते हैं, कुछ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत निकलते हैं. कुछ लोगों की थिंकिंग जो थी वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी, कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग की थी कि दूसरों को भी सुकून मिले या दूसरों को भी अच्छे से रहने दिया जा सके. तो दिस पर्टिकुलर एरा इट विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स. अलग अलग सोच को इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ हम, इस पर्टिकुलर एरा के साथ हम सोच सकते हैं, जहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये वाले जो पर्टिकुलर एरिया थे, जो धर्म थे, ये आगे आए. अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंग अदर थिंग्स 16 स्टेट नोन एज महाजनपदास. जो बुद्धिस्ट और जैन में टेक्स्ट लिखे हैं, उनके जो टेक्स्ट हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, वहां से ये पता चलता है कि कोई 16 ऐसी स्टेट्स थी जो बहुत पावरफुल थी, जो बहुत बड़ी थी, पावरफुल थी, जिनका औहदा बहुत बड़ा था. उनमें से कुछ कुछ का बार बार जिक्र हुआ है काफ़ी सारे टेक्स्ट में, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस में आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के कॉइन्स देखने मिलेंगे. तो उधर पे उनका काफ़ी बार मेंशन किया गया उनके बारे में. उनमें से कुछ है वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पंचाला, गांधारा एंड अवंती. ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो बार बार मेंशन की गई हैं, अलग अलग टेक्स्ट के अंदर भी और अलग अलग सोर्सेस के अंदर भी. तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंटर्स रहे होंगे, जहाँ पे किंग काम करते थे, जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी. अलॉन्ग विद दैट कुछ कुछ जो महाजनपदास थे, दे वर रूल्ड बाय किंग्स, एंड सम नोन एज गाना या सांगा वर ऑलिगार्चीज, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मेन होते हैं, वो एक अपना ग्रुप बनाते हैं और वो पावरफुल हो जाते हैं उस ग्रुप के कारण. तो मोस्टली हम वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है या जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो वहाँ पे लोग जो है वो पावर शेयर कर रहे हैं. मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि साथ में जब आप मिलते हो, जब साथ में आप आते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो. तो गानास और सांगास उसी पर्टिकुलर चीज़ का एग्जाम्पल है. इसका डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी है. ऑलिगार्ची रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन. मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा मिलके पावर को एक्सरसाइज करते हैं या पावर को परफॉर्म करते हैं या पावर कलेक्टिवली वो यूज करते हैं, और उनको ऑफन राजास बोला जाता था. महावीर और बुद्धा दोनों किसी ना किसी गानास को या किसी ना किसी संघ को बिलोंग करते थे. अब इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ, द राजास प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली. तो अगर कोई संघ है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, तो वहाँ पे क्या था कि सारे के सारे मैन मिलके जितने भी रिसोर्सेज से, लैंड हो गया, फूड हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ कोई भी रिसोर्स हो गया, तो वो उसको मिलके कलेक्टिवली मिलके उसको होल्ड करते थे और उसका यूज करते थे. ऑल्दो दीज हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट, बट स्टिल उसका अभी भी आप एक पता नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा. क्यों? क्योंकि
हमारे पास एविडेंस कम है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है कि हम एकदम बोल सके कि नहीं इसी तरह से लोग रहा करते थे या इसी तरह से लोगों की ग्रुपिंग हुई होगी. So, these histories are often difficult to reconstruct due to lack of sources. Some of these states lasted for nearly 1,000 years. Each Mahajanpada had a capital city, which was often fortified. So basically जो भी महाजनपदास हुआ करते थे या जो भी मेजर या पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे या रीजन हुआ करते थे, उनकी एक कैपिटल सिटी भी होती थी, लाइक उनका एक कैपिटल भी होता था, जो अभी भी हाल फिलहाल हर एक कंट्री में आपको देखने मिलेगा कि हर एक स्टेट का एक कैपिटल होता है. तो सेम उस टाइम पीरियड पे भी इसी तरह का कंसेप्ट चल रहा था, ऐसा लोगों ने बताया, ऐसा हिस्टोरियंस ने प्रेडिक्ट किया. Maintaining these fortified cities as well as providing for armies and bureaucracies required resources. तो अब ये जो सिटी, ये जो इनका कैपिटल होता था, ये प्रॉपर बिल्डअप होता था. यहाँ पे लाइक ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर आके चले जाए या कोई भी स्टेट के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं था. ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड थे, लाइक इनकी अच्छी बाउंड्रीज हुआ करती थी, एक अच्छी तरह से उनको बनाया जाता था. अलॉन्ग विद दैट आर्मी का मेंटेनेंस और ब्यूरोक्रेसी दोनों का मेंटेनेंस करना. आपको किसी भी चीज को मेंटेन करना है, किसी सिटी को मेंटेन करना है, तो आपको उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे. तो सेम उस टाइम पीरियड पे भी लोग क्या करते थे, वो अपने रिसोर्सेज का यूज करते थे, वो रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे और फिर उसी से अपनी जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम था, उसको वो मेंटेन किया करते थे. From 6th century BC onwards, Brahmins began composing Sanskrit text known as Dharma Sutra. तो हम ऐसा बोला जाता है कि 16th सेंचुरी के आसपास ब्राह्मण्स का भी एक मेजर रोल स्टार्ट हुआ. उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट लिखना चालू किया, संस्कृत में उन्होंने लिखना चालू किया, धर्म के बारे में लिखना चालू किया. वहां पे वो क्या करते थे, वो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं लिखते थे, वो रूल्स रेगुलेशंस लिखते थे कि अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपके क्या रूल्स होते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर फैमिलीज में जन्म लेते हैं तो आपके क्या राइट्स होते हैं, आपको क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. दीज laid down norms for rulers as well as for other social categories. अगर एक रूलर अगर एक फैमिली में बॉर्न हुआ है, लाइक अगर एक रूलर को एक बेबी बॉर्न हुआ है, उनका बेटा बॉर्न हुआ है, तो उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बचपन से, मतलब उसको बचपन से ही तलवारबाजी सिखाई जाती थी, उसको उठने बैठने का सलीका सिखाया जाता था, उसको बचपन से ही सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, उसको बताया जाता था कि क्या रणनीति उसको फॉलो करनी है. तो ये सारी चीज़ें उसको बचपन से ही सिखाना चालू कर दी जाती थी. तो ये उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि अगर आप राजा हैं, अगर आप राजाओं की फैमिली में बॉर्न हुए तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. अलॉन्ग विद दैट जो दूसरी कैटेगरीज थी या जो दूसरे सोशल ग्रुप्स थे, उनके लिए भी काफ़ी कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था. हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय. ठीक है, कि उनको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, उनका क्या काम है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो ब्राह्मण्स थे वो मेंशन करते थे अपने संस्कृत टेक्स्ट में. अब जो रूलर था उसको बोला जाता था कि आप टैक्स कलेक्ट करो और ट्रिब्यूट कलेक्ट करो कल्टीवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिशन से. अब भाई रूलर है, ठीक है, किंग है, उसको उसका महल मेंटेन करना है, वो कैसे मेंटेन करेगा, पैसे कहाँ से लेकर आएगा. तो बेसिकली वो पैसे किससे कलेक्ट करता था, वो अपने ही प्रजा से, अपने ही लोगों से वो टैक्सेस कलेक्ट करता था. अगर कोई इंसान ट्रेड कर रहा है, कुछ चीज़ बेच रहा है, तो उस पर जो उसको मुनाफा हो रहा है उसका कुछ परसेंट वो अपने पास बुलवाता था. अगर कोई इंसान खेती कर रहा है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उधर पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कुछ अमाउंट उनसे लेता था. तो उस वजह से वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकता था, अपने किंगडम को मेंटेन कर सकता था. सो बेसिकली रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट द टैक्सेस and he used to collect the tribute from the cultivators, traders and artisans. तो वो इन लोगों से ट्रिब्यूट कलेक्ट करता था, गिफ्ट के फॉर्म्स में वो चीजें कलेक्ट करता था. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, were resources also procured from pastoralists and forest people? We do not really know this thing. So basically अब कुछ लोग ऐसे थे जो फॉरेस्ट में ही रहते थे, कुछ लोग जो थे वो तो नॉर्मल सेटल हो गए थे आके, है ना, उन्होंने अपनी लैंड ले ली, उन्होंने एग्रीकल्चरल स्टार्ट कर दिया करना, उन्होंने उस पर्टिकुलर लाइक अगर उन्होंने कोई कॉमोडिटी उगाई है, गेहूं उगाया तो गेहूं बेचना चालू कर दिया, गेहूं बेच के जो पैसे आते थे उससे उन्होंने घर बनाना चालू कर दिया. तो ये सारी चीज़ें थी. तो ये एक ग्रुप हो गया. अब एक ग्रुप ऐसा था जो हमेशा ही फॉरेस्ट के अंदर रहता था, फॉरेस्ट से बाहर ही नहीं निकलता था, फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम कर लेते थे, या फिर नॉर्मल जो उनके पास गाय थी, जो बफेलोज थी, वो उसको ही लेके घूमते रहते थे और उनके ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे और उनके प्रोडक्ट को सेल करके छोटा मोटा अमाउंट अर्न करते थे.
तो अभी तक पता नहीं चला कि जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते थे क्या राजा उनसे भी पैसे लेता था, क्या उनसे भी वो जो रिसोर्स को एक्वायर कर रहे थे क्या उसके पीछे भी कुछ रीजन था, क्या उनसे भी कुछ टैक्सेस लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें अभी तक पता नहीं लगा पाए हिस्टोरियंस। What do we know is that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. अब यहाँ पे तो ऐसा बोला गया है टेक्स्ट में कि भाई अगर आप लड़ रहे हो किसी से जाके, आपने लड़के उससे उसकी चीज ले ली तो वो सब कुछ ठीक है, ये नॉर्मल चीज है कि अगर आप जाके लड़ रहे हो और उससे उसकी वेल्थ ले रहे हो तो वो बहुत नॉर्मल चीज मानी जाती थी उस टाइम पीरियड पे, और ये सब कुछ टेक्स्ट में भी मेंशन है। Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on military, recruited more often than not from the peasantry. अब कुछ लोग जो थे वो आर्मी को भी एक्वायर करते थे, स्टेट्स को, लाइक राजा जाते थे लड़ते थे, लड़ाई के बाद वो उनकी वेल्थ एक्वायर करते थे, उनका स्टेट एक्वायर करते थे, उनकी आर्मी को एक्वायर करते थे, फिर वो अपने अंडर सारी चीज़ों को मेंटेन करते थे। तो इस तरह से जो सिस्टम था वो चला आ रहा था। Now we are going to talk about first among the 16 मगध। मगध की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी प्रेजेंट डे बिहार में है और ये एक काफी ज्यादा पावरफुल महाजनपदा थी। अब ये आप क्यों बोल सकते हो कि वो पावरफुल किंगडम था, क्योंकि उसके बारे में रिपीटेडली काफी सारी जगहों पे मेंशन है, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस पे, कॉइन्स पे, टेक्स्ट में आपको इस पर्टिकुलर जगह का मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं वो डेवलपमेंट शो करते हैं मगध का। कैसे? वो ये बोलते हैं कि जो मगध था वो एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा अनाज उग रहा था, अनाज वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट बाहर भेजा जाता था, लोग वहाँ का अनाज परचेस करते थे। तो एक रीज़न ये था कि मगध जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। सेकेंड रीज़न वॉज आयरन माइंस। अब भाई आयरन, अगर आपको कुछ भी टूल्स बनाने हैं, इक्विपमेंट बनाने हैं तो उसके लिए आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयरन माइंस ईजिली एक्सेसिबल थे। कैसे? क्योंकि वो झारखंड के पास थे, बिहार और झारखंड मिली हुई स्टेट्स हैं, जो उनकी बॉर्डर्स हैं वो आसपास ही है। तो ऐसा बोला जाता था कि आयरन माइंस जो थे वो काफ़ी आसानी से एक्सेसिबल थे एंड दे प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। ताकि आयरन मिल जाता था तो लोग आराम से अपने टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, जो उनको आर्मी में, उनकी फाइट में उनको हेल्पफुल रहता था। थर्ड पॉइंट वॉज एलिफेंट, एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एन आर्मी वर फाउंडेड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, आपने मूवीज में नोटिस किया होगा कि लोग जब राजा लोग लड़ने जाते हैं तो वो हाथी भी जाते हैं उनके साथ, घोड़े भी जाते हैं उनके साथ, कुछ लोग पैदल चल के जाते हैं। तो जो हाथी थे, जो एलिफेंट्स थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे उनकी आर्मी का, और ये आसपास के रीजन में बहुत ईजिली अवेलेबल थे। तो इनको हाथियों को परचेज नहीं करना पड़ता था, वो नॉर्मली जंगल से उनको लेकर आ जाते थे। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। कैसे? क्योंकि आप इजीली ट्रैवल कर सकते थे। गंगा रिवर में उनका ट्रैवलिंग जो था वो काफ़ी इजी हो जाता था। अगर उनको बोट से, शिप से ट्रैवल करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता था। अलॉन्ग विद दैट पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी एक बेनिफिट मिल रहा था। However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magad attribute its power to the policies of individual, ruthlessly ambitious king of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadam Nanda are the best known. जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो बुद्धिस्ट और जैन लोगों ने लिखा है अबाउट मगध, उन्होंने बोला कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो राजा थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे। लाइक वो हमेशा एम्बिशियस थे, या कि उनको कुछ ना कुछ लोगों का हड़पना रहता था या कुछ ना कुछ एक्वायर करना रहता था। इस तरह के उन्होंने मोस्टली राजाओं के बारे में लिखा है। बट उन्होंने फिर ये भी बताया कि कुछ कुछ अच्छे राजा भी थे, जैसे कि बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापदम, नंदा। ये कुछ अच्छे राजा थे और उन्होंने अच्छी पॉलिसीज लेकर आए, उन्होंने लोगों का भला किया। तो इस तरह के राजा भी रहे हैं जिन्होंने मगध पे रूल किया था। स्टार्टिंग में राजगह, जो अभी राजगीर बिहार में है, वो था कैपिटल मगध का, ठीक है। और इस कैपिटल का मतलब होता था हाउस ऑफ द किंग, मतलब किंग का घर। फिर ये जो राजागह था वॉज फोर्टिफाइड सेटलमेंट, लाइक इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। आसपास बहुत अच्छी वॉल्स बनाई थी, इसमें यहाँ पे आर्मी रहती थी। एक कवर्ड, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कवर्ड एरिया था।
फॉर द किंग। बट लेटर ऑन क्या होता है, 4th सेंचुरी के आसपास जो कैपिटल है इधर का मगध का जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र बन जाता है। ठीक है, लेटर ऑन वो चेंज हो जाता है, पाटलिपुत्र मतलब पटना में जो है अभी। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग दी गंगा। अब हम बात करते हैं अर्ली एम्पायर के बारे में। तो जब हम मगध की बात करते हैं तो उसका जो उसका जो स्टार्ट हुआ वो मौर्यन एम्पायर के कारण हुआ। मतलब ये जो स्टेट है ये क्यों ग्रो हुई या क्यों इमर्ज हुई, ये मौर्यन एम्पायर के कारण ये स्टेट ग्रो हुई थी या इमर्ज हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने इस पर्टिकुलर एम्पायर को फाउंड किया था 321 BCE में। उन्होंने इसकी स्थापना की, इसको स्टार्ट किया, इस एम्पायर को स्टार्ट किया और उन्होंने इसका कंट्रोल बहुत दूर तक लेके गए। मतलब एज फार एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, वहां तक इन्होंने अपनी कैप्चर कर लिया था, वहां तक उन्होंने इस एम्पायर को एक्सटेंड किया। इनके जो ग्रैंड सन थे अशोक, लाइक आपने सुना भी होगा अशोका द ग्रेट, तो वो जो थे वो भी काफी फेमस रूलर रहे हैं और उन्होंने कलिंगा को, जो अभी ओडिशा में है, वहां पे उन्होंने उसको कैप्चर किया था, उसको कॉन्कर किया था। जब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर्स के बारे में तो हिस्टोरियंस हैव अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब उनको हिस्टोरियंस को कैसे पता चल रहा है कि मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ करता था, कैसे लोग रहा करते होंगे। तो बेसिकली उसका एक सोर्स है स्कल्पचर्स, लाइक आकृति जो मिलती है उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने इंस्क्रिप्शंस देखे, कॉइन्स देखे, लोगों के काम देखे। ठीक है, काफी सारे लोग जो लिखते थे, जो उनकी राइटिंग्स थी, जो उनके अकाउंट्स थे, उनके बारे में पढ़ा, तब जाके उन्हें पता चला कि अशोका द ग्रेट वाज एक्चुअली अ ग्रेट किंग, या मौर्यन एम्पायर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। उसके बारे में इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं वो पता लगाते हैं। ऑल्सो वैल्यूएबल्स आर कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस की बात करते हैं तो ये ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में काम करते थे। उनके जो काम है, उनके जो अकाउंट्स, उनकी जो राइटिंग है, वर्क है उनके, वो कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स में, मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गए हैं टिल डेट। तो उसकी मदद से हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि इस तरह का रूल जो था वो इंडिया में चल रहा था। नाउ अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इज द अर्थशास्त्र। एक और जो सोर्स जिससे पता चलता है कि किस तरह से ये एम्पायर डेवलप हुआ वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य, ये चाणक्य ने ये चीज लिखी है, ये एक बुक लिखी है उन्होंने। जो चाणक्य थे, या चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, अगर ये वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कौटिल्य की बात करें, चाणक्य की बात करें, दैट मीन्स हम सेम इंसान की बात करें। तो ये चंद्रगुप्त के मिनिस्टर रहा करते थे और उन्होंने उन्होंने एक वर्क लिखा है विच इज अर्थशास्त्र, और उसमें उन्होंने अपने किंग के प्रेज में या किंग के बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश करी। Beside the Mauryas are mentioned in the later Buddhist, Jaina and Puranic literature as well as in Sanskrit literacy work. While these are useful, the inscriptions of Ashoka on rock and pillar are often regarded among the most valuable sources. तो जब हम बात करते हैं मौर्यास की तो उनके बारे में बुद्धिस्ट, जैन या फिर आप कोई भी पुराना या पुरानिक लिटरेचर देखेंगे तो आपको उसमें इनके बारे में मिल जाएगा, मौर्यंस के बारे में मिल जाएगा। संस्कृत वर्क में भी इनके बारे में मेंशन है। अब हम बात करते हैं कि जो अशोका है, अशोका ने इंस्क्रिप्शंस, लाइक ये पिलर्स, जैसा कि आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह के पिलर्स थे और उस पर उन्होंने अपने बारे में या उनके जो थॉट्स थे उनके बारे में उन्होंने लिखवाया। तो वो टिल डेट सर्वाइव कर गए। उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता था कि उनका क्या सोच था या किस तरह का वो लाइफ रह रहे थे। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subject and official on stone surface. ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज लिखवाया था और इंस्क्राइब, लाइक उन्होंने प्रॉपर तरह से लिखवाया और टिल डेट वो सर्वाइव भी कर गया। ठीक है, उन्होंने अपना स्टोन पे वो लिखवा देते थे कि उनका क्या सोच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो इस तरह से स्टोन पे काम करवाते थे। ये इस तरह के इंस्क्रिप्शंस पे वो लिखवाते थे। नेचुरल रॉक्स हो गए या फिर पॉलिश्ड पिलर्स हो गए, उस पे वो लोग वो लिखवाया करते थे। He used the inscription to proclaim what he understood to be धमा। मोस्टली अगर आप उनके इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, उनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने धर्म की बात की है। धर्म, रिलीजन काफी मानते थे वो उस चीज को। इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर स्टोरी भी है।
तो वो मैं आपसे कभी आगे वाले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में शेयर करूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, मतलब मोस्टली उनका जो पर्पस था लाइफ का, एक टाइम बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जो लाइफ है वो इट्स ऑल अबाउट धर्म, इट्स ऑल अबाउट रिलीजन। आप लोगों के लिए अच्छा करो, आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, आप अपने आसपास वालों की रिस्पेक्ट करो। तो वो लाइफ का एक क्या पर्पस है उसके बारे में वो बेसिकली बात करते हैं। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स है उनके प्रति आप जेनरस रहो, उनको आप खाना दो, वो एक चीज बताते हैं। एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, अगर आपके कोई सर्वेंट्स हैं, अगर आपने किसी को बंदी बना के रखा है तो उनको आप अच्छे से ट्रीट करो। एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन, अपने खुद के धर्म के अलावा आप दूसरों के धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। तो जो अशोका थे वो इन चीज़ों के लिए, उनके इस थिंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इसलिए उनका अगर हम 20th सेंचुरी के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं तो वो अशोका को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उनकी थॉट बिल्कुल अलग थी। वेल्थ एक्वायर किया उन्होंने एक टाइम पीरियड तक, बट लेटर ऑन उन्होंने धर्म को या रिलीजन को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा और उन्होंने काफ़ी काइंड वर्ड्स बोले विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। जो कैपिटल था पाटलिपुत्र था, और जो प्रोविजनल सेंटर्स थे वो था तक्षशिला, उज्जैन, तौसील एंड सुरवारनगरी। तो ये सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है उन पे इनके बारे में लिखा गया है, उससे रिलेटेड मेंशन है। If we examine the content of these inscription, we find virtually the same message engraved everywhere. अगर आप एक inscription पढ़ोगे या दूसरा, या आप जितने भी inscription अगर आप उसकी study करते हो तो कहीं ना कहीं same message लिखा गया है, कहीं ना कहीं same writing, कहीं ना कहीं same message ही आपको उससे मिल पाएगा अगर आप पढ़ते हो, मतलब meaning same निकलेगा अगर आप उसको predict करते हो। From the present day north and west frontier provinces of Pakistan टू आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड उत्तराखंड, मतलब ये सारी जगहों पे उनके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि उनका रूल बहुत, मतलब जो उनका रूलिंग पीरियड था या जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया वो काफ़ी बड़ी जगह थी, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में मिल रहा है, लाइक पाकिस्तान में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी, ओडिशा में भी, उत्तराखंड में भी। दैट मीन्स कि उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह पे रूल किया होगा, या उनके थॉट प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे फैल गए, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मानने लगे उनको। It is likely that administrative control was the strongest in area around the capital and provisional centers. ये जो उनके centers थे और जो उनका capital था, यहाँ पे आसपास कंट्रोल ज़्यादा होगा। लाइक अगर अपन बात करें, स्कूल की बात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है उसके आसपास शांति थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एरिया या द क्लासेस जो कि थोड़ी सी सेपरेटेड रहती हैं। तो सेम अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल के आसपास वाला जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या कैपिटल खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। जो प्रोविजनल सेंटर्स थे जहाँ पे किंग का आना जाना था, या किंग के जो मिनिस्टर्स थे, खास मिनिस्टर्स थे, उनका आना जाना था, वो काफ़ी अच्छा मेंटेन था, डेवलप था एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चोजन, बोथ तक्षशिला एंड उज्जैन बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। अब ये जो सेंटर्स हैं ये ऐसा तो है नहीं कि हर किसी जगह को सेंटर बना देंगे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। लाइक स्कूल में हर कोई सी प्लेस को प्रिंसिपल ऑफिस थोड़ी ना बनाएंगे, कोई ऐसी जगह जो थोड़े आउट में हो, जहाँ पे अगर पेरेंट्स भी आए तो ईजिली एक्सेसिबल हो, जहाँ से अगर प्रिंसिपल भी निकले वॉक के लिए या फॉर अराउंड तो वो ईजिली एक्सेसिबल रहे, थोड़ी उस तरह की जगह को चूज किया जाता है। तो सेम वॉज द केस हियर। ये जो सेंटर्स थे तक्षशिला और उज्जैन, ये काफ़ी हेल्पफुल थे फॉर द ट्रेड, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट, इसलिए इनको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स बोला गया। साथ ही साथ स्वर्णगिरी, मतलब लाइक गोल्डन माउंटेन एक तरह से बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ से गोल्ड माइंस मिल रही थी, मतलब ये कर्नाटका में था, बट इधर पर्टिकुलर आप इस मैप में देख सकते हैं स्वर्णगिरी भी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था यहाँ पे गोल्ड माइन बहुत ईजिली अवेलेबल थी, तो उस वजह से इसको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया गया। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स। अब अगर आप देखेंगे तो लाइक कम्युनिकेशन क्या है, या अगर आप मिल कैसे सकते हैं किसी भी इंसान के से, या तो आप लैंड का यूज करते हैं या फिर आप रिवर का, क्योंकि उस टाइम तो प्लेन्स वगैरह थे नहीं, तो बेसिकली ये दो ही जो थे सोर्सेज वही थे टू मीट वन पर्सन। लाइक एक इंसान दूसरे इंसान से मिल सकता था, या एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में जाया जा सकता था। तो बेसिकली जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविजन कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स।
अगर आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जा रहे हो या एक प्रोविजन से दूसरे प्रोविजन पे जा रहे हो तो काफ़ी टाइम लग जाता था, लाइक मंथ तो नहीं बट एटलीस्ट आप समझ लो 2 वीक 3 वीक 4 वीक या फिर ऑलमोस्ट अ मंथ, इतना कुछ टाइम पीरियड लग जाता था. दिस meant arranging for provision as well as protection for those who were on move. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भाई लाइक अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठ के कहीं जाते हो तो आप अपना पूरा खाने का सामान, अपने लगेज, अपना क्लोथ सब लेके जाते हो. तो सेम वॉज द सिनेरियो. अगर आप एक किंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे तो वो अपने प्रोविजंस, अपना सामान लेके जाता था. और उसके साथ साथ जो लोग जा रहे हैं, अगर आपकी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे. तो सेम जो किंग जाता था तो उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसके लोगों को भी वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए. उस तरह से ही यूज्ड टू प्लान हिज ट्रिप. इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर एंड्योरिंग द लेटर. आर्मी एक इंपॉर्टेंट मीन्स थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती थी. Megasthenes mention a committee with 6 subcommittees for coordinating military activities. अब इनका जो अकाउंट है, इनका जो वर्क रहा है, उन्होंने यहाँ पे बोला कि 6 सब कमिटीज थी. मतलब एक कमिटी तो थी, एक हेड कमिटी थी जहाँ पे सारा कामकाज होता था, बट उसके नीचे भी 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जहाँ पे वर्क किया जाता था और उनके एक्टिविटीज या उनका वर्किंग अलग अलग था. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफिस एक चीज होगी, बट उसके बाद आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आता है, आपका साइंस डिपार्टमेंट आता है, मैथ्स डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग कमिटी होती है. तो सेम वॉज द केस ओवर हियर. जिसमें से एक थी वो नेवी को देखती थी. नेवी का मेंटेनेंस हो गया, नेवी में कितने लोग रहेंगे, क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायर्ड है, और जितने भी फंक्शनिंग है वो सारा का सारा ये पर्टिकुलर एक कमिटी उसी चीज को लेके थी कि भाई नेवी में जो भी होना है, जैसा भी होना है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा करती थी. सेकेंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन. जो सेकेंड कमिटी थी वो मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन को कि भाई किस रूट से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना दूर है, रोड्स कैसी है वहाँ की, लोग कैसे हैं, तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी दिक्कत ना हो. तो वो उनका मेजर वर्क ये था कि ट्रांसपोर्टेशन को लोग काफ़ी अच्छा कर सके, काफ़ी स्मूथ कर सके. थर्ड जो थी वो फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. फुट सोल्जर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब उनको प्रॉपर उनका ड्रिल करवाना, उनको ट्रेन करना, उनको बताना कि स्वॉर्ड का यूज कैसे करना है, ठीक है, लाइक तलवारबाजी जब करते थे लोग या खुद को कैसे बचाना है वो चीज़ देखते थे. जो आर्मी है या जो आपके सोल्जर्स हैं उनका खाना, उनका रहना, सारा का सारा चीज़ें एक कमेटी के अंडर आता था. मतलब ये एक बड़ा टास्क हो जाता था कि कमेटी के अंदर के लोगों को कैसे मेंटेन करना है. एक जो थी वो हॉर्सेस और शैरियट, इसको देखती थी क्योंकि भाई अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हॉर्सेस का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हॉर्स को मेंटेन करना, उसको खाना देना, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें एक कमेटी देखती थी. द सिक्स्थ वन वॉज फॉर एलिफेंट्स. एलिफेंट्स भी जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे फॉर वॉर एंड फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. तो एक कमेटी जो थी वो देखती थी कि एलिफेंट्स का मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, फूड उनको लेकर आना, परचेज करना, क्योंकि एलिफेंट्स और हॉर्सेस जो थे वो भी ट्रेड किए जाते थे. तो वो सारा का सारा चीज़ें ये डिफरेंट कमिटीज जो थी, ये 6 कमिटीज जो थी वो मेंटेन करती थी. तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमिटी. सेकेंड सब कमिटी की अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो दे वर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन. कैसे? दे वर अरेंजिंग बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स. अब भाई बुलक कार्ट्स का बेसिकली यूज ये होता था कि भाई आपका काउ बफेलोज हो गया, उनका यूज इसलिए होता था ताकि आप छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को आप उन पे कैरी कर सको. बहुत बड़ा चीज़ तो कैरी नहीं कर सकते, तो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के लिए उनका यूज किया जाता था. प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स. सेकेंड एक्टिविटी वो जो देखती थी, जो कमिटी देखती थी, वो थी कि फूड देख लिया सोल्जर्स के लिए कि क्या फूड की रिक्वायरमेंट है, या एनिमल्स को, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एनिमल्स को किस तरह का खाना चाहिए, वो देखते थे कमिटी. रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स. अब जो सोल्जर्स हैं उनकी भी एक लाइफ होगी, उनको भी किसी ना किसी इंसान की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक अगर उनका खाना है, उनके कपड़े हैं, उनका उठना बैठना है, या उनका घर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए भी ये लोग थोड़ा दे यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल. लाइक अभी के भी टाइम में हम देखें तो जो सोल्जर्स है तो उनका पूरा का पूरा देखभाल गवर्नमेंट करती है. सेम उस टाइम पे भी यही सिनारियो था. देन अलॉन्ग विद दैट अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर
टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धर्म, मतलब उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे होल्ड करके रखा, उन्होंने धर्म का साथ लिया. The principles of which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of people in the world and the next. So basically अगर हम अशोका की बात करें तो वो धर्म को काफ़ी ऊपर रखते थे, धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे. और अगर एक इंसान धर्म को मान रहा है, एक इंसान अच्छाई में मान रहा है, तो आप देखेंगे तो मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे बिलीव इन गुडनेस, दे बिलीव इन काइंडनेस. तो ये चीज़ हर जगह एक्सेप्टेबल थी, ये हर जगह एप्लीकेबल थी, यूनिवर्सली वो अप्लाइड होती है कि भाई एल्डर्स को आप अच्छे से रखो, उनका ध्यान रखो, ये चीज़ हर जगह अप्लाइड होती थी. आप अपने सर्वेंट्स को अच्छे से रखो, तो ये चीज़ भी हर जगह अप्लाइड होती थी. आप अपने लोगों की रिस्पेक्ट करो, ये चीज़ भी हर जगह, ऐसी ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाइड होती थी. तो बेसिकली जो अशोका का कहना था वो ये था कि धर्म सबसे ऊपर है, धर्म की वजह से उन्होंने हर एक चीज़ को बाइंड किया और वो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल थी या हर जगह एक्सेप्ट की जाती थी. अशोका ने ये बोला कि इस लाइफ के साथ साथ आपकी आने वाली लाइफ को भी ये चीज़ सुधारेगी. अगर आप धर्म करते हो, अगर आप अच्छे काम करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो वो आपकी आगे आने वाली लाइफ को भी सुधारेगा. अब उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिन्हें धामा महामाता कहा जाता था. मतलब ये इन लोगों का जो काम था वो ये देखते थे कि धर्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. मतलब बस इनका ऐसा था कि काइंडनेस मेंटेन होती रहे, काइंडनेस के बारे में बताना लोगों को, लाइक एक अच्छा इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया एक तरह से, एक ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए जो अच्छी बातें करें लोगों के साथ. अगर कोई दुखी है तो उसको वो अच्छी चीज़ें बताए ताकि वो खुश रह सके या वो सोर्स दे सके उनको एक तरह से. तो ये जो महामाता हुआ करते थे या ये जो गुरु हुआ करते थे, ये स्प्रेड करते थे मैसेज धर्म का, कि धर्म का मतलब क्या होता है, किसको हम धर्म कहते हैं. Now, how important was the empire? When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of Mauryan Empire was regarded as a major landmark. जब historians ने देखना चालू किया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने देखा कि जो मौर्यन एम्पायर था वो एक मेजर लैंडमार्क था या एक मेजर पार्ट था जिसको उन्होंने स्टडी भी किया आगे जाके. इंडिया जो था वो कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर तो रहा, बट उसके पहले भी किंग रहा करते थे, तो उसकी स्टडी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने की. 19th and early 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in early Indian, both challenging and exciting. उन्होंने ऐसा बोला, हिस्टोरियंस ने ऐसा बोला कि जो 19th या अर्ली 20th सेंचुरी थी वहाँ पे कुछ ऐसे एम्पायर थे जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी थे. बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की. अब उसके बारे में कैसे पता चला, वापस से स्टोन स्कल्पचर्स से उनको पता चलता है, देखने को मिलता है. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने राइटिंग्स देखी एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टिकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर्स. लाइक उनका जो आर्ट वर्क था वो सारा चीज़ें उन्होंने स्टडी किया, तो वो उस कंक्लूजन पे आते हैं. Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions were different from that of the most rulers, suggesting that Ashoka was the most powerful and industrious as also most humble than later rulers who adopted grandiose title. लोगों का ऐसा मानना है कि जो अशोका था वो पावरफुल तो था ही, अशोका द ग्रेट जो थे वो पावरफुल तो थे ही, बट साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे दूसरे रूलर्स के कंपैरिजन में. जो बाद में रूलर्स आए उनके कंपैरिजन में आप देखोगे तो जो अशोका थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और हम्बल भी थे. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर इन 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो लीडर्स थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पायरिंग फिगर मानते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल मानते हैं कि हर एक इंसान को उनकी तरह बनना चाहिए या उनकी तरह सोच रखनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू नोशंस ऑफ किनशिप. Chief and kings in the south, the new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chief kingdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in Tamil, the name of ancient Tamil country, which included the part of present-day Andhra Pradesh and Kerala in addition to Tamil Nadu, provided to be stable and prosperous. तो अगर हम बात करते हैं किनशिप की, अगर हम बात करते हैं चीफ्स की, तो बेसिकली ये आपको साउथ में एक एक तरह से इमर्जेंस देखने मिलेगा. जो डेक्कन वाला पार्ट है आप इस मैप में देख सकते हैं. कुछ चीफ किंगडम्स थे जैसे कि चोलास हो गया, चेरास, पांड्यास, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होने लगे थे और बेसिकली ये साउथ इंडिया का पार्ट था.
ये तमिल कंट्रीज, तमिलनाडु वाला जो साइड है उधर पे, आंध्र प्रदेश, केरला, इधर पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे एंड दे वाज वेरी मच मोर प्रॉस्परस। क्योंकि एक और चीज़ ये है कि इधर पे पर्टिकुलरली गोल्ड वाला जो एरिया था वो था, है ना, लाइक गोल्ड हो गया या रिच रिसोर्सेज थे, तो इसलिए इनका जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पा रही थी। बेसिकली अगर अपन एक चीफ की बात करते हैं तो चीफ कौन होता है? वो एक पावरफुल मैन होता है हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। लाइक ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप चीफ हैं तो आपका जो बेटा है वो भी एक तरह से लीडर ही बने। ही कुड नॉट बी वन ऑफ द लीडर्स, ही कुड नॉट बी वन ऑफ द चीफ्स। तो बेसिकली इनकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती थी, ये अपनी सपोर्ट से, उनकी जो किन थी, उनका जो उनके जो सराउंडिंग्स, उनके जो लोग थे वो उनको सपोर्ट करते थे और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते थे। इट्स लाइक कि अगर हमारा एक ग्रुप है ना, क्लास में 5-10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं क्लास में, उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है या एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट उसको सपोर्ट करेंगे अगर वो टीचर्स के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे और वो एक तरह से लीडर बन जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हुआ करता था। हिज फंक्शन में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स। अब उनका क्या काम हुआ करता था, चीफ का क्या काम होता था? वो रिचुअल परफॉर्म करते थे। लीडरशिप में उनका अगर कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं तो उनका लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था और वो डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे। अगर किसी पर्टिकुलर क्लेन के साथ या किसी पर्टिकुलर किन के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया है, किसी दूसरी ट्राइब के साथ डिस्प्यूट हो गया है, तो जो चीफ थे वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो डिस्प्यूट सॉल्व करते थे। लाइक अगर हम घर में हैं, अगर हम किसी से लड़के आ रहे हैं अपने नेबर के बच्चों से, तो हमारे पेरेंट्स सॉल्व करते हैं ना डिस्प्यूट्स जाके। तो सेम वाज द रोल ऑफ चीफ ओवर देयर। साथ ही साथ चीफ को गिफ्ट्स मिलते थे अपने सबॉर्डिनेट से। सबॉर्डिनेट मतलब कि उसके जो लोग थे वो उसको गिफ्ट भी देते थे। अनलाइक किंग हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स देम अमंग हिज सपोर्टर्स। तब चीफ क्या करता था, उसको कुछ गिफ्ट्स मिले उसके सबॉर्डिनेट से तो वो अपने ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। किंग तो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था कि भाई आप टैक्सेस दो, आप काम करो तो आप टैक्सेस दो, बट चीफ ऐसा नहीं करता था, उसको ऑटोमेटिकली लोग गिफ्ट देते थे उसके काम की वजह से। Generally, there are no regular armies and officials in the chiefdoms. अगर आप chiefdoms की बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर आर्मी या पर्टिकुलर ऑफिशियल्स नहीं होते थे, ये लोग ऑटोमेटिकली खुद से ही मिलके सब कुछ मेंटेन करते थे। We know about these states from the variety of sources. अब कहाँ से इनके बारे में पता चलता है? सबसे पहले तमिल के जो टेक्स्ट है, संगम टेक्स्ट जो है या पोएम्स हो गई, राइटिंग्स हो गई, उनसे पता चलता है। बट बेसिकली दिस इज तमिल संगम टेक्स्ट जिसमें पोएम्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं किसी भी जगह के चीफ को, किस तरह से वो एक्वायर कर रहा था रिसोर्स, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लोग कितना ज़्यादा सपोर्टिव थे उसको लेके, ये सारी चीज़ें आपको इन टेक्स्ट से पता चलती हैं। काफ़ी सारे जो चीफ्स थे, जो किंग थे, उनमें से एक का मेंशन किया गया है सतावनास। उन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द गुड रूलर्स चीफ्स में काउंट किए जाते थे। एंड शाकास, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, डिराइव्ड रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब इन लोगों को कैसे, सतावनास हो गए, शाकास हो गए, इनको कैसे रेवेन्यू मिल रहा था? इंपॉर्टेंट थे ये लोग, इनका काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा था। बट इनको पैसा या रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? ये लोग ट्रेड करते थे। इनको जो अगर आप साउथ में देखो तो साउथ में रिसोर्सेज जो अच्छे थे उसको वो दूसरी जगह पे भेजते थे, उस जगह से उनको पैसा आ जाता था, तो इस तरह से उनका रेवेन्यू जनरेशन होता था। Their social origin were often obscure, but as we will see in the case of Satavahanas, when they acquired power, they attempt to claim social status in varieties of ways. अगर अब हम बात करें कि बेसिकली तो इनका कुछ ऐसा था नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बट सिर्फ इन जनरल अगर अपन सतावनास ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसकी बात करें, इनके चीफ और चीफ किंगडम्स की बात करें, तो इन लोगों ने अपना सोशल स्टेटस बनाने की कोशिश की, इन्होंने अपने आप को आगे रखने की कोशिश की सोसाइटी में। अपार्ट फ्रॉम किंग्स उन्होंने भी अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सोचा। नाउ कमिंग टू डिवाइन किंग्स, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस। अगर आपको एक हाई स्टेटस चाहिए, अगर आपको एक स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, तो आप अपने आप को किससे कंपेयर करोगे? आप अपने आप को गॉड से कंपेयर करोगे, आप अपने आप को एक डाइटी से कंपेयर करोगे कि भाई हम एक गॉड हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो थी ये भी एक ने फॉलो की, उनका नाम था कुशानास। कुशानास का एक ग्रुप था, एक कम्युनिटी थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। वो कहते थे कि हम एक डाइटी के ही समान हैं।
इन्होंने रूल किया था काफ़ी ज़्यादा जगहों पे और काफ़ी बड़ी जगह पे, लाइक सेंट्रल एशिया में इनका अच्छा खासा रूल था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इनका अच्छा खासा रूल था। तो इन्होंने रूल किया और इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया उस पर्टिकुलर रीजन में। अब अपने आप को कंपेयर करते थे और इनकी जो हिस्ट्री है ये आप इंस्क्रिप्शन से, टेक्स्ट से पता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप उसको पता लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इस तरह से उनकी सोच थी और इस तरह से वो लोग रहते थे। The notion of kinship they wish to project are perhaps best evident in their coins and sculptures. इनके जो coins थे, इनके जो sculptures थे, उसको स्टडी करेंगे तो इनकी kinship के बारे में, along with that इनकी thoughts के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। फिर अगर आप इनके स्टैचूज देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्टैचूज ये बनाते थे, कोलोसल स्टैचूज, काफ़ी बड़े स्टैचूज हुआ करते थे इनके, कुशानास के रूलर के। अलॉन्ग विद दैट ये मंदिरों के आसपास या एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों का ज़्यादा फोकस हो, उधर पे अपने स्टैचूज रखते थे। सो कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्रिन, लाइक श्रिन इज अ टेम्पल और अ प्लेस वेयर यू वर्शिप एट मात नियर मथुरा, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। Similarly, statues have been found in the Shrine in Afghanistan as well. अफगानिस्तान में भी जो वर्शिप की प्लेस थी उधर पे भी इनके स्टैचूज मिले। Some historians feel that they indicate that the Kushana considered themselves godlike. Like जैसा हमने देखा, वो अपने आप को एक तरह से गॉड बताना चाहते थे, एक तरह से अपने आप खुद को भगवान का दर्जा देते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना टाइटल भी अडॉप्ट किया, या खुद को उन्होंने टाइटल देना चालू किया, विच वॉज देवपुत्र, कि भाई हम जो है हम भगवान के बच्चे हैं और इसलिए हम भगवान के ही तरह हैं। तो इस तरह से उनकी सोच थी। एंड ये हो सकता है कि ये लोग इंस्पायर्ड हुए हो चाइनीज रूलर्स से। चाइनीज रूलर्स खुद को सन ऑफ हेवन बोला करते थे, तो इन्होंने सन ऑफ गॉड बोलना चालू कर दिया। नाउ by the 4th century there is an evidence of larger states including the Gupta Empire। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के साथ साथ काफी सारी लार्जर स्टेट्स के बारे में 4th सेंचुरी एक एक प्लेटफॉर्म रखता है। Many of these dependent on samantas, men who maintained themselves through local resources including control over land। और काफी सारे जो ग्रुप्स थे, ये जो स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे, ये अपने आप को समानतास पे डिपेंड करते थे। उनके जो लोअर लेवल के लोग हैं या उनके जो लोग हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर ये लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज है तो आप बचपन से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम ये जो ग्रुप्स थे, ये जो स्टेट्स थे, ये समानतास के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। अब ये क्या प्रोवाइड करते थे? होमेज देते थे, मिलिट्री को सपोर्ट देते थे, ठीक है, जो रूलर की आर्मी थी उसको सपोर्ट करते थे ये लोग। पावरफुल समानतास कुड बिकेम किंग। Conversely, weak ruler might find themselves being reduced to position of subordinates। समानता मतलब एक हायर पोजीशन हो गई, तो जो पावरफुल समानताज हुआ करते थे वो अपने आप को किंग भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो उनके ट्राइब है या उनके लोग हैं, उनकी सपोर्ट है, तो वो अपने आप को किंग भी बना सकते थे। वहीं अगर कोई रूलर है वो कमजोर है तो वो एक सबॉर्डिनेट, वो एक नीचे वाली पोजीशन पे आ जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे वर्किंग हुआ करती थी। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड। अब हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है? सेम लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर आप कॉइन्स देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, तो इससे तो हिस्ट्री पता चलती है। साथ ही साथ एक और वर्ड आपको जानना यहाँ पे जरूरी है, वो है प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब कि आप राइटिंग जो रहती है वो उससे भी आपको काफी कुछ पता चलता है। नाउ ये जो लिखी जाती थी, किंग के प्रेज में लिखी जाती थी, किंग के बारे में कि किंग कितना अच्छा है, कितना जेनरस है, कितना अच्छा काम किया उसने लोगों के लिए, तो वो प्रशस्तिज लिखते थे। इट वॉज कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग इन पर्टिकुलर एंड पेट्रॉन्स इन जनरल बाय द पोएट्स। पोएट्स लिखते थे बेसिकली। While historians often attempt to draw factual information from such composition, ये जो लिखा गया तो उससे वो एक factual या एक imaginary thoughts या facts create करने की कोशिश करते हैं जब वो इन सबको पढ़ते हैं। Those who composed and read them often treasured them as a works of poetry rather than the account that were literally true। तो जब लोग उसको पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता था कि भाई अगर एक पोएट है, किंग के उसमें काम कर रहा है, तो किंग की सिर्फ अच्छा ही लिखेगा, वो बताना चाहेगा कि किंग कितना अच्छा है, कितना जेनरस है, लोगों के लिए कितना कामकाज करता है। तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ये जो पोएट था ये पोएट्री लिखता था जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ किंग, एंड इसका रियल सेंस में कितना ये ट्रू होल्ड करता है ये आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो तो अच्छा ही लिखेगा, हो सकता है किंग बहुत बुरा हो, बट
वो अपने किंग के लिए तो अच्छा ही लिखेगा। द प्रज्ञ प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये पॉइंट आपको पता होना जरूरी है, एक एमसीक्यू में भी आ सकता है। कंपोज इन संस्कृत बाय हरि सेना, इन्होंने ये लिखा था और ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के। ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रज्ञ प्रशस्ति जो थी उसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये संस्कृत में लिखी थी हरि सेना ने और ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के। आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इज अ केस इन पॉइंट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर रह चुके हैं और इनके बारे में उन्होंने लिखा। तो उनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था कि ये काफ़ी जेनरस रूलर थे, काफ़ी अच्छे रूलर थे, काफ़ी पावरफुल थे, इस तरह से उन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में मेंशन किया। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा सबसे पहले अ चेंजिंग कंट्री साइड, सेकेंड टाउन्स एंड ट्रेड, थर्ड बैक टू बेसिक्स, फोर्थ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एड्यूग्रोन इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अगर आपको पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं चेंजिंग कंट्री साइड की। तो एक टाइम पीरियड था जहाँ से हमें पता चलता है रूलर्स के बारे में कि वो किस तरह का लाइफ जिया करते थे। ठीक है, जब हम इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, हम राइटिंग्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रूलर्स किस तरह से रहा करते होंगे, कैसे रूलर्स थे वो, उनका गुस्सा कैसा था, थोड़ा बहुत हमें उससे डिस्क्रिप्शन पता चलता है। बट क्या ये सब कुछ सही है? स्टिल ये जो चीज़ है ये अभी तक जो हिस्टोरियंस है वो पता नहीं लगा पाए हैं कि जो रूलर्स थे वो किस तरह से रहा करते होंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे वो तो उनके बेस्ट पार्ट को शो करते थे, बट ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ का क्या, ऑर्डिनरी जो लोग थे, जो उनकी जनता थी, वो उनके बारे में क्या सोचती थी, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन फैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड expressions. Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in analogies such as Jatakas and Panchtantra. सो बेसिकली जब हिस्टोरियंस है वो पढ़ते हैं तो वो दूसरी स्टोरीज को, दूसरे एविडेंस को वो देखते हैं ताकि वो ये बता सकें कि जो उस टाइम पे लोग थे वो अपने किंग के बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या परसेप्शन था उनके किंग को लेकर। और इसको जानने के लिए वो कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं सच एज जकाटास एंड पंचतंत्र। ये कहानियाँ लिखी गई हैं जिसमें किंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। Many of these stories probably originated as a popular oral tales that were later committing to writing. Like पहले तो orally बोली जाती थी, like जब आपके दादी नानी वो लोग ऐसे orally सुनाया करते थे, your great grand parents. But एक टाइम आया जब उसको लिखना भी चालू किया गया। The Jatakas were written in Pali around the middle of first millennium CE. ये आपको पता होना चाहिए कि जो Jatakas थे वो पाली में लिखी गई थी। This could be one of your MCQs. अब उनमें से एक स्टोरी है गांडतू टिंडू जकाटा की। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये डिस्क्राइब करती है द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ विकेट किंग। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, बहुत ज़्यादा विकेट था। अब these included elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. When the king went in disguise to find out what his subject thought about him, each one of them cursed him. एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे क्या होता है कि किंग सोचता है कि वो अपनी प्रजा से जाने, अपने लोगों से जाने कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो एक दिन ऐसी सैर पे निकल जाता है ना, मिलने के लिए चले जाता है लोगों से एक आम इंसान बन के। तो जब वो पूछता है कि आपके किंग कैसे हैं, आप खुश हैं या नहीं है, तो लोग किंग को बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे किंग के कारण तो हम लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिजरी में हैं। इवन तो हम लोगों के ऊपर जो लोग हैं, जो रॉबर्स हैं, वो आके अटैक करते हैं, दिन भर हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन लोगों ने बताई। लोगों ने ये भी बोला कि इस वजह से हमें फॉरेस्ट हमें विलेज छोड़ के जाना पड़ता है, हम लोग फॉरेस्ट में रहना चालू करते हैं। तो किंग को उसके बारे में या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो पता चला। तो लेट मी रीड द स्टोरी फॉर यू। व्हेन द किंग वेंट इन डिस्गाइज to find out what his subject thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by the robbers at night and by tax collected during the day.
To escape from the situation, people abandoned their village and went to live in the forest. As this story indicates, the relationship between king and his subject, especially the rural population, could often be strained. King frequently tried to fill their coffers by demanding high tax, and peasants particularly found such demand oppressive. Escaping into the forest remained an option as reflected in Jataka's story. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for tax also come to be adopted. So basically किंग के मोटिव क्या हुआ करते थे भाई? हर एक किंग ऐसा नहीं था कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे. कुछ किंग ऐसे थे कि उनको पैसा चाहिए था, अपने फार्मर्स से, अपने लोगों से, आर्टिशन से, क्राफ्ट्समैन से उन्हें पैसा चाहिए रहता था. तो वो क्या करते थे? वो टैक्स इम्पोज करते थे, हाई टैक्स लेने लगे. टैक्स की वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए. क्यों? आप 10 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 6 रुपये तो आपको किंग को ही देना पड़ रहा है, 4 रुपये आपके पास बच रहा है. तो इस तरह से सिचुएशन चल रही थी. ये एक छोटा अमाउंट है, बट इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितना लार्ज पोर्शन है, कितना लार्ज पार्ट जो था वो किंग अपने पास बुलवा लेता था इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स. तो इस तरह की सिचुएशन थी. लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे अपने किंग से, तो वो लोग जाके फॉरेस्ट में रहने लग जाते थे. उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रही थी बिकॉज ऑफ द किंग. फिर किंग का मेन मोटिव बस ये था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, लोगों को दबाए. इस तरह का सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था. अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ताकि किंग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस ले सके लोगों से. तो इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा था. नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. One such strategy was to shift to plug agriculture, which spread in fertile alluvial river, such as those of Ganga and Kaveri from 6th century BCE. So basically जब हम देखते हैं तो नॉर्मली लोग पहले इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था इक्विपमेंट्स का, बट धीरे धीरे करके प्लग की तरफ शिफ्ट हुए. दे स्टार्टेड यूजिंग बफेलोज, काउज एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स ताकि वो एग्रीकल्चर कर पाए. तो इस वजह से एग्रीकल्चर क्या होता है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एग्रीकल्चर. The iron tip plug shear was used to turn the alluvial soil in area which had high rainfall. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लग का आयरन वाले जो प्लग शेयर्स होते हैं उनका यूज किया जा रहा था ताकि इजी एग्रीकल्चर फॉलो हो सके. मोरओवर अगर अपन बात करते हैं गंगा वैली की, लाइक आपको पता ही है कि जब हम राइस उगाते हैं, हम पैडी उगाते हैं, तो हमको बहुत सारा पानी का ज़रूरत होता है. तो सेम हैपेंड एट दैट टाइम. जब भी पैडी का प्रोडक्शन हो रहा था नियर द गंगा वैली मतलब पानी की बहुत आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा. तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया. इट ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन वाला प्रोसेस फॉलो करते थे. मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन. Transplantation is used for paddy cultivation in areas where water is plentiful. पानी जहाँ बहुत ज़्यादा होता है उधर पे ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, प्रोसेस फॉलो किया जाता है. Here seeds are first broadcast. When the saplings have grown, they are transplanted into waterlogged field. सीड्स को पहले डाला जाता है, जैसी सैपलिंग, जैसी छोटा सा पौधा आता है उसको वो लोग निकालते हैं और वाटरलॉग्ड एरिया में, फील्ड में उसको जाके वो लगा देते हैं. This ensures a high ratio of survival of sapling and higher yield. इसकी वजह से जो सैपलिंग है, जो छोटा सा पौधा है, वो सर्वाइव कर जाता है और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा अनाज उगाया जाता है. बट ये जो काम था ये काफ़ी ज़्यादा बैक ब्रेकिंग था, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी. Like people, they have to take out the sapling and then they have to put it to the another place. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक लेंदी और एक बैक ब्रेकिंग प्रोसीजर हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होते थे. बट विथ टाइम क्या हुआ, व्हेन द आयरन प्लग शेयर लेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. जब आयरन प्लग शेयर का यूज स्टार्ट किया लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है. इट्स यूज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, कहीं कहीं यूज हो रहा था, बट स्टिल जहाँ जहाँ यूज हो रहा था वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी. जो सेमी एरिड एरियाज थे उधर पे इसका कम यूज था, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पानी की थोड़ी सी कमी है या लैंड थोड़ी सी बंजर है, तो इधर पे उनका यूज थोड़ा कम रहता था. till the 20th century, and those living in the hilly tracts in the northern, eastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture,
विच वॉज मच बेटर सूटेड टू टेरेन। ठीक है, तो हो की हेल्प से भी लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिस इज जो इंस्ट्रूमेंट उनके हाथों में है, इट इज हो। तो उसकी मदद से जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या जो सेंट्रल पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे वो हो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो उस लैंड के हिसाब से एग्रीकल्चर काफी सूटेबल था। Another strategy adopted to increase agriculture production was use of irrigation। अब एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, एग्रीकल्चर फॉलो करना है, तो यू नीड वाटर। वाटर इज द मेन थिंग जो रिक्वायर्ड होती है। तो या तो उस जगह में अच्छा रेनफॉल हो तो आप आराम से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर रेनफॉल नहीं है या पानी की थोड़ी कमी है तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो ताकि आप पानी को स्टोर कर सको। तो वन ऑफ द मेथड वाज द यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स। लाइक आपने वेल बना लिया, आपने उसको पानी भर के रख लिया, टैंक्स आपने स्टैब्लिश कर दिया, उसमें आपने पानी भर के रख दिया। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो। कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क। अब ये एक इंडिविजुअल का भी वर्क हो सकता था कि आप एक इंडिविजुअल इंसान ने ही वो प्रोसीजर चालू कर दिया। ये कम्युनिटी मिलके भी उस सेटअप को फुलफिल करने की कोशिश करती थी ताकि पानी सबको मिल सके एक अच्छे अमाउंट में। The latter, usually powerful men including king, often recorded such activities in the inscriptions। तो हो सकता है जैसे कि पावरफुल अगर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है तो हो सकता है कि किंग भी काफी कुछ डोनेट करता हो या अमाउंट देता होगा लोगों को ताकि वो उसको प्रैक्टिस कर सकें, इसको बना सकें, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो सके। खैर, और मेन मोटिव तो किंग का यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसने वही सोचा कि एक जो एक्टिविटी है वो ये है कि भाई हम एग्रीकल्चर को सुधारें। एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करनी पड़ेगी। तो दिस वाज अ साइकिल व्हिच कीप्स ऑन गोइंग। नाउ डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी की, तो जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस्ड हो रही थी कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी थी, मतलब कुछ लोगों को सही था कि ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी के भी सिनेरियो में देखें तो कुछ लोग आराम से कोई भी गैजेट परचेज कर लेते हैं। अगर लैपटॉप का यूज है तो लैपटॉप ले लिया, फोन का यूज है फोन ले लिया। बट स्टिल कुछ लोगों के लिए वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है टू गेट इवन अ सिंगल सेल फोन, जो कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला गैजेट है। तो देयर वर टेक्नोलॉजीज विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता था, लेकिन इसका बेनिफिट काफी ज्यादा अनइवन था। कुछ जो ग्रुप थे, कुछ जो सोशल ग्रुप थे, वो काफी इजीली उसको परचेज कर सकते थे। बट वहीं जहाँ जिन लोगों के पास पैसों की कमी थी या जो स्मॉल पीजेंट्स थे, उन लोगों के लिए चीज परचेज करने में बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता था। तो जब डिफरेंसेस रहते हैं तो उस तरह से ही कामकाज हो पाते हैं, जैसे कि सबको पता है। तो व्हाट इज एविडेंट इज दैट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे उनके बीच में कैसे डिफरेंस क्रिएट हुए, ये भी आपको देखने को मिलता है बुद्धिस्ट के स्क्रिप्ट से, उनके टेक्स्ट से देखने को मिलता है। उधर पे उन्होंने रेफर किया लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, स्मॉल पीजेंट्स को और लार्ज लैंड होल्डर्स को। तो ये 3 कैटेगरीज थी। कुछ जो लोग थे उनके पास लैंड नहीं थी, कुछ के पास लैंड थी लेकिन उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, फंड नहीं था। कुछ लोगों के पास लैंड भी थी और पैसा भी था। तो इस तरह से ये चलता है। द टर्म गृहपति, गृहपति का मतलब होता है कि ओनर ऑफ द हाउस, है ना। द गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द वुमेन, children, slaves, and worker who shared a common residence. He was also the owner of the resources, land, animal, and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to urban elite, including wealthy merchants. तो ये वर्ड बेसिकली उस इंसान के लिए यूज किया जाता था जो कि हाउस का ओनर है या मास्टर है, एक तरह से बोले तो। फिर उसका कंट्रोल रहता है घर की जितनी भी वुमेन है उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, अगर कोई स्लेव्स या वर्कर्स हैं उनके ऊपर। उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज रहते हैं, लैंड, एनिमल्स, लाइक जो एनिमल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे इन दी अर्लियर टाइम्स, तो उस पर भी उनका कंट्रोल हुआ करता था। एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो टर्म है ये उन लोगों के लिए या उन मेन के लिए यूज किया जाता है जो कि अर्बन एलाइट या एलाइट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो बहुत हाई ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था।
तो बेसिकली ये जो टर्म है गहपति, इट वॉज ऑफन यूज इन पाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट द सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरीज। ये पाली टेक्स्ट में यूज किया है सेकेंड और थर्ड कैटेगरी को बताने के लिए। अगर हम बात करते हैं लार्ज लैंड होल्डर्स की, जैसे कि आपके विलेज हेडमैन हो गए, तो उनकी पोजीशन लाइक ऊपर ही रहा करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। लाइक जब भी हम हेडमैन की बात करते हैं, विलेज हेडमैन की बात करते हैं, तो हम ये मोस्टली बताते हैं कि वो काफ़ी पावरफुल हैं, उनके पास लैंड है, उनके पास पैसा है, उनके आसपास लोग काम करते हैं उनके नीचे, उनके पास स्लेव्स हैं। तो इस तरह का हम एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं जब भी हम लार्ज लैंड होल्डर्स की बात करते हैं। तो इस तरह से सिनेरियो था उस टाइम पीरियड पे। एंड दे ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कल्टिवेटर्स। तो जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि भाई एक इंसान बैठा है और उसके आसपास सारे के सारे लोग बैठे हैं, वो जो बोलेगा सारे के सारे लोग वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के पास पैसा है, उस इंसान के पास जमीन है, पावर है। तो उसकी वजह से सारे जो छोटे लोग थे या सारे जो पुअर पीपल थे, दे हैव टू लिसन टू दैट पर्सन। Along with that, early Tamil literature, the Sangam text also mention different categories of people living in the village. अगर हम तमिल लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का मेंशन है। फर्स्ट, लार्ज लैंड ओनर्स और वेलार, प्लगमैन और उजवार एंड स्लेव्स और अदीमे। ठीक है, तो ये उन्होंने नाम देके रखे हैं इन तमिल ओनली। तो लार्ज लैंड ओनर्स को बोला जाता था वेलार, प्लगमैन को बोला जाता था उजावार और स्लेव्स को बोला जाता था अदीमई। ठीक है, तो ये नाम देके रखे थे, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द लार्ज लैंड ओनर्स, तो यू शुड बी नोइंग कि वेदर इट्स अ वेलार, उजावार और अदीमई, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड। अब डिफरेंसेस तो बनी बात है, कैसे क्रिएट होते हैं सोसाइटी में भी अगर आप स्टडी करेंगे तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होते हैं। एक इंसान के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अमीर है, और एक इंसान के पास ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो अमीर है। तो दूसरा उसकी कंपैरिजन में नीचे किस स्तर पे आ जाता है, उसको हम पुअर बोलने लग जाते हैं। तो इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, labor and some of the new technologies. In such a situation, question of control over land must have become crucial, as they were often discussed in the legal text. Now coming to land grant and new rural elites. Elites is what? The people who belong to a upper class or a one who has a class. उसको हम basically elite बोलते हैं कि ये जो इंसान है ये ओहदे में ऊपर है। तो अब होता ऐसा था कि अगर आप देखेंगे फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा, जो ग्रांट्स थे, ग्रांट इज लाइक कि आपको एक तरह से गिफ्ट दे दिया गया है ना। तो ग्रांट ऑफ लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। किंग क्या करते थे या किंग क्या करते होंगे उस टाइम पे कि अगर उन्हें किसी का काम अच्छा लगा या उन्हें कोई इंसान ऐसा लगा कि वो उसने उसकी जान बचाई या वो भरोसेमंद है, तो वो एक टुकड़ा, लैंड का टुकड़ा उन्होंने उसको दे दिया। तो इस तरह से वर्किंग हुआ करती थी। नाउ अब इन इंस्क्रिप्शंस पे वो मेंशन करवाते थे ताकि लोग किंग को प्रेस करें कि अरे अगर आप किंग के लिए लॉयल हैं, किंग के लिए वफादार हैं, तो किंग आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक माइंडसेट बना होगा लोगों का उस टाइम पे। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन। हमने देखा कि स्टोन पे लिखा जाता था, काफ़ी कुछ कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था, which were probably given as a record of the transaction to those who have received the land. Like एक लिख के दे दिया उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे कि आपको किंग के थ्रू या आपको XYZ इंसान के थ्रू ये लैंड मिला है and now this land belongs to you. तो उनके पास एक सबूत हो जाता था कि ठीक है, ये हमारे पास सबूत है, ये जो इंस्क्रिप्शन है हमारे पास एक सबूत है कि ये जो लैंड है ये हमें बिलोंग करती है। The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to ब्राह्मण्स। मोस्टली जो लैंड मिलती थी या जो ग्रांट मिलता था वो किसको दिया जाता था या किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया जाता था, वो थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। धर्म के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया, लैंड देते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे, सब देते थे फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली ये जो लैंड का ग्रांट था ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया था, ब्राह्मण्स को देते थे। दीज वर द मेजर कैटेगरीज जिन्हें लैंड दी जाती थी एज अ गिफ्ट। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत। काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वो संस्कृत में लिखे हैं। इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 17th century onwards, पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाज इन संस्कृत, वाइल जो रेस्ट जो इंस्क्रिप्शन का पार्ट है वो लोकल लैंग्वेज, मतलब लोगों ने तमिल या तेलुगु में उसको मेंशन किया है। प्रभावती गुप्ता। अब ये जो थी ये डॉटर थी चंद्रगुप्त II की।
मोस्टली ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पीरियड पे जो वुमेन थी दे वर नॉट होल्डिंग और दे वर नॉट हैविंग एनी राइट टू होल्ड अ प्रॉपर्टी और टू गेट एक्सेस टू द एसेट्स. उनके पास एसेट्स नहीं होते थे, ऐसा बोला जाता है. बट ये एक केस आपको मिलेगा प्रभावती गुप्ता का, जो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी. शी वॉज मैरिड इन टू अनदर रूलिंग फैमिली दैट ऑफ वटाकास who were powerful into the डेक्कन. मतलब इनकी साउथ साइड डेक्कन साइड इनकी शादी हुई और काफी पावरफुल फैमिली में इनकी शादी होती है. अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, women were not supposed to have independent access to resources such as land. मतलब उनको लैंड एज अ लैंड उनको नहीं दिया जाता था. उनको बोला जाता था कि आपका उस पर हक नहीं है. इस तरह से कुछ थॉट रहा करता था लोगों का. बट कुछ इंस्क्रिप्शन है वो ऐसा इंडिकेट करते हैं कि प्रभावती को लैंड दिया गया, ठीक है, विच ही देन ग्रांटेड. दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन. अब ऐसा इसलिए हो सकता है लैंड उनके नाम पे इसलिए थी क्योंकि वो एक क्वीन थी. तो हो सकता है कि क्वीन या जो रॉयल या एलाइट फैमिलीज हैं उनमें जो फीमेल्स हैं उनको लैंड या उनको एसेट्स होल्ड करने को दिया जाता था. या फिर हो सकता है कि उनका केस बिल्कुल ही एक्सेप्शनल रहा हो. तो ये अभी तक पता नहीं लगा पाए, बट उनका नाम मेंशन है. This is also possible that the provision of legal texts were not uniformly implemented. The inscription also give us an idea about rural population. These included Brahmins and peasants, as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. तो अगर हम बात करते हैं अलग अलग ग्रुप्स की, तो अगर हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, तो दीज इंक्लूडेड ब्राह्मण्स एंड पीजेंट्स as well as others who were expected to provide a range of produce to a king or his representatives. तो उनके बारे में थोड़ा बहुत mention है. And according to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all the dues. अब होता ऐसा होगा कि उनके बारे में mention तो है, बट उन्हें क्या करना पड़ता होगा कि सपोज अगर विलेज में कोई हेडमैन चेंज हुआ है या किसी नए इंसान का रूल स्टार्ट हुआ है, तो उसको उसे ओबे भी करना है, उसकी बात भी सुननी है. अलॉन्ग विद दैट जितने भी ड्यूज हैं या जितने भी टैक्सेस हैं तो वो सब उसको पे करने पड़ते थे. लैंड ग्रांट सच as this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in size of the land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land. And the rights given to the donees. Basically ये जो land grants हुआ करते थे, they were the one which have been found in several parts. मतलब अलग अलग जगहों पे आपको ये सेम चीज़ देखने मिलेगी. और काफ़ी कुछ वेरिएशन हुआ करता था उनके साइज में. लाइक किसी को बहुत बड़ी लैंड दे दी, किसी को बहुत बड़ा प्लॉट दे दिया, किसी को बहुत छोटा प्लॉट दे दिया. किसी का जो प्लॉट है वहाँ पे कल्टिवेशन काफ़ी आराम से हो सकता है, किसी का ऐसा प्लॉट है जहाँ पे कल्टिवेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो डिफरेंसेस थे लैंड के फॉर्म में जो लैंड उनको मिलती थी. एंड द राइट गिवन टू दी डोनीज, मतलब जिसको भी दे रहे हैं तो उसका राइट हो जाता था उस लैंड के ऊपर और उसको एक ऐसा एज अ ओनर ट्रीट करना चालू कर दिया जाता था. द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस. अब ये जो लैंड ग्रांट है ये किस तरह से हुआ करता था, कैसे होता होगा, ये अभी भी हिस्टोरियंस के मन में डाउट है. मतलब इस पर काफ़ी डिबेट होती रहती है कि लैंड कैसे दी जाती थी, किसको दी जाती थी. तो दिस वाज अ डाउट. अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लैंड ग्रांट्स थे दे वर द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय रूलिंग लिनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया. ऐसा लगता है कि जो किंग हुआ करते थे वो इसलिए देते थे ताकि वो एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें. एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे. तो एक थॉट ये था कुछ लोगों का. कुछ ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि जो किंग है उसकी पावर कम हो गई हो, तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दे स्टार्टेड गिविंग दीज लैंड्स टू द डिफरेंट पीपल एज किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर समानतास. तो ये एक रीजन हो सकता है. दे ट्राई टू विन एलाई बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ द लैंड. They also feel that king relied to project themselves as supermen because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. Like कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि किंग जो थे वो अपने आप को ऐसा बताना चाहते थे कि वो सुप्रीम है या वो सबसे ऊपर है, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है. एंड अगर कहीं पे वो अपनी पावर लूज करते हैं तो वो अपना कंट्रोल शो करना चाहते हैं by granting the land to the people. Land grant provides some insight into the relationship between cultivator and the state. ये जो ग्रांट होता है ये एक रिलेशनशिप बताता है between the cultivator
कि जो कल्टीवेट कर रहा है उस लैंड का और स्टेट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है और क्या रिलेशन है. However, there were people who were often beyond the reach of official or samantas: pastoralists, fisher folks, and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans, and shifting cultivators. Generally, such group did not keep detailed record of their lives and transactions. तो मोस्टली अगर हम बात करें तो एक रिलेशनशिप तो शो हो रहा है बिटवीन द कल्टिवेटर एंड द स्टेट, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रिलेशन है या ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड रीच है. लाइक यू कैन कमेंट ऑन दोज थिंग्स क्योंकि उनका कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं मिला उनके लाइफ्स के बारे में, उनके ट्रांजेक्शन्स के बारे में. तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि जो राजा हुआ करते थे या जो किंग हुआ करते थे वो लैंड देते थे एज अ ग्रांट. और ये जो ग्रांट था ये बेसिकली आप देखोगे तो ब्राह्मण से रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता था. जब ये पर्पस फुलफिल होता था तो उसके साथ साथ अगर जैसे कि अगर किंग बहुत पावरफुल है और वो अगर लैंड दे रहा है तो लोग उसकी पाठ पूजा टाइप करने लगते होंगे या उसकी वाहवाही करते होंगे कि अरे किंग ने हमको लैंड दिया है करके. तो दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से किंग को काफ़ी पावरफुल फील होता था या वो काफ़ी अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकता था. सेकेंड रीजन कुड बी कि उसको अपना एग्रीकल्चरल एरिया एक्सटेंड करना था, इसलिए उसने पॉसिबली इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया. तो दीज आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से जो लैंड थी वो जो किंग थे वो दिया करते थे. एंड अलॉन्ग विद दैट ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है बट स्टिल एक कंक्लूजन नहीं आ पाया है कि वाई किंग वॉज गिविंग द लैंड टू दी पीपल. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाउन्स एंड ट्रेड. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इमर्जेंस की, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो काफ़ी सारे सिटीज़ जो थे वो डेवलप हुए. वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए कुछ भी चीज़ डेवलप कैसे होगी, कोई भी एरिया डेवलप कैसे होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. कम्युनिकेशन फैसिलिटी कि भाई एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो सारे सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए. लाइक उनका लैंड अच्छा होना चाहिए या वाटर सोर्स अच्छा होना चाहिए ताकि ईजिली रीचेबल हो सके दूसरे एरिया में. Some such places were Patliputra, which were on riverine routes. Other were Ujjain. Ujjain जो था वो land route काफ़ी अच्छा था वहाँ का. And yet others such as Puhar were near the coast, from where sea routes began. Many cities like Mathura were bursting centers of commercial, cultural and political activities. So these are different areas जो कि काफ़ी ज़्यादा flourishing थे in terms of the route they providing, like communication जो वो provide करे थे, या वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी. अगर हम मथुरा की बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी थी, रिलीजियस पर्पस से भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी थी वहाँ पे. तो इस वजह से इन पर्टिकुलर एरियाज़ का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी अच्छे से हो पा रहा था. एंड द मेजर रीज़न वॉज द रूट और द लैंड और द वाटरवेज जो वो प्रोवाइड कर रहे थे. अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. We like if we talk about the elites or if we talk about the higher groups, basically they consume or they use a different kind of products as compared to the other people. And if you will going to talk about the kings or the ruling people, they used to live in the fortified towns or their home was in a fortified area. Like एकदम covered उनका campus होता था, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं. तो काफ़ी हायर वॉल्स होती थी उसमें. अलॉन्ग विद दैट उनके घरों का डिज़ाइन ऐसा था ताकि हर कोई घर पे ना आ सके, तो इस तरह से उनका रहना का चीज़ होता था. अलॉन्ग विद दैट वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अगर सपोज हम किंग की बात करते तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस फ्रॉम अ डिफरेंट म्यूजियम्स आपने देखा होगा कि एक अलग तरह के डिशेस में दे यूज टू ईट द फूड. अलग तरह के बोल्स आपने देखे होंगे, ऑर्नामेंट्स देखे होंगे कि जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है. So we have seen that kings and ruling elites lived in a fortified cities. Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these area even today. काफ़ी सारी जगहों को एक्सकवेट नहीं किया पाए हिस्टोरियंस क्योंकि लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं. मतलब अगर कोई ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है तो उसको हटाना तो इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज आपको सर्च करना है. तो काफ़ी सारी सिटीज़ या काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं, तो उधर पे एक्सकवेशन नहीं हो पाया, उधर पे फाइंडिंग्स नहीं मिल पाई हैं बिकॉज पीपल आर स्टिल लिविंग ओवर देयर. अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम. काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं काफ़ी सारे साइट से. अब जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स में मोस्टली हम बोल्स की बात कर रहे थे, पॉट्स की बात करते थे. तो इधर पे भी काफ़ी सारे फाइन पॉटरी बोल्स मिले हैं, डिशेस मिली हैं
विद अ ग्लॉसी फिनिश नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी नोइंग दिस पॉइंट कि ब्लैक कलर की पॉलिश रहती थी, एक लाइक ग्लॉसी सा मटेरियल था और काफ़ी शाइनिंग सा वो रहता था। तो उसमें मोस्टली लोग खाना खाया करते थे, अब वो एज अ सोर्स ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग वो यूज़ किया जाता था। एंड बेसिकली इट वॉज नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, प्रोबेबली यूज्ड बाय द रिच पीपल। ऐसा माना जाता है कि ये मोस्टली रिच लोग ही यूज़ करते थे। एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन, वेसल, फिगरीन्स मेड अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। और जो रिच लोग हैं वो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, लाइक अगर वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे तो बेसिकली वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये प्रेफर करते थे। टूल्स भी उनके जो बनते थे वो भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा, इनसे टूल्स बनाते थे। वेपन्स भी सेम मटेरियल के हुआ करते थे, वेसल्स भी, फिगरिंग्स, ये सारे के सारे जो मटेरियल थे ये हाई क्लास मटेरियल यूज़ करते थे अपने इक्विपमेंट्स में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, like gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. So these were the major material which were in used by the upper class family of the people. By the 2nd century BCE, we find inscriptions in the number of cities. ठीक है, inscriptions मिलते हैं। अब inscriptions पे क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहले तो आपको डोनर का नाम मिल जाएगा कि भाई किसने वो इंस्क्रिप्शन लिखवाया या दिया। अगर फॉर जस्ट इन केस अगर वो लैंड ग्रांट करे तो किसने दिया, तो उसका नाम मिल जाएगा। और उसका ऑक्यूपेशन, कभी कभी ऑक्यूपेशन भी स्पेसिफिकली लिख देते थे कि भाई इस इंसान को दे रहे हैं, इसका ऑक्यूपेशन ये है, या ये इंसान दे रहा है, इसका ऑक्यूपेशन ये है, वाइस वर्सा चलता था। ठीक है, सपोज अगर आपने मुझे कुछ चीज़ गिफ्ट की तो यू विल गोइंग टू राइट डाउन, लाइक जब हम बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तो हम नाम लिख देते हैं नीचे और हम मेंशन कर देते हैं कि हम फ्रेंड हैं या बेस्ट विशेज, ऐसा करके हम लिखते हैं। तो हम अपना नाम मेंशन करते हैं और किसको दे रहे हैं उसका नाम मेंशन करते हैं। तो होपफुली सेम वाज द इंस्टेंस एट दैट टाइम। जो डोनर है उनका नाम मेंशन करते थे, उनका ऑक्यूपेशन मेंशन करते थे। दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द टाउन, लाइक अब कौन कौन लोग वहाँ टाउन में रहते हैं उससे उनके बारे में पता चलता है, लाइक वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल्स, religious teachers, merchants, kings. So these were the major category, yeah, these were the major you can say background which people were belonging to. Basically इनकी यही काम हुआ करते थे. Some guilds and shrinks, organization of craft producers and merchants are mentioned as well. काफ़ी सारे organizations के बारे में भी mention है और काफ़ी सारे merchants के बारे में भी mention है कि उनका क्या काम हुआ करता था, किस तरह से वहाँ पे वर्किंग हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें इधर पे मेंशन रहती हैं। These guilds probably procured raw material, regulated production and marketed the finished product. मोस्टली ये गिल्ड्स का काम क्या रहता था, लाइक ये रॉ मटेरियल एक जगह से लेकर आया ना, उसने रॉ मटेरियल लिया, कुछ भी रॉ मटेरियल उन्होंने लिया, उसको आगे वो प्रोडक्शन को लेके जाते थे, लाइक उसको और ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल एक मेटल गोल्ड लेकर आके, है ना, गोल्ड को वो प्रोड्यूस करेंगे इन अ डिफरेंट फॉर्म और इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट, लाइक उसका ऑर्नामेंट बना दिया, उसके प्लेट्स बना दिया या कुछ भी उससे रिलेटेड बना दिया, और फिर वो अपना फिनिश प्रोडक्ट मार्केट करते थे, लाइक वो अपना फिनिश प्रोडक्ट लेके जाते थे और उसको वो सेल आउट करते थे। It is likely that craft persons use a range of iron tools to meet the growing demand of urban elites. ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्राफ्टमैन थे वो एक अच्छे प्रोडक्ट का या आयरन का, बेसिकली आयरन के टूल्स बनाते थे ताकि अर्बन एलाइट्स या अर्बन पीपल को वो सर्व कर सके। बेसिकली अगर आप बात करोगे रिच लोगों की तो उनका प्रेफरेंस भी ऐसा था कि दे गो विद द गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये उनकी कुछ कैटेगरीज होती है जिसके इक्विपमेंट्स दे प्रेफर, और अपने आप को वो एक तरह से अगर हम बात करें नॉर्मल लोगों की तो कुछ लोग आईफोन प्रेफर करेंगे और कुछ दूसरी कंपनी का भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि आईफोन उनका ब्रांड बता रहा है, उनका स्टेटस बता रहा है। तो सेम पहले के टाइम में जो लोग थे वो आयरन टूल को एज अ ब्रांड मानते थे, एज अ स्टेटस मानते थे, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में था। सो हो सकता है कि जो क्राफ्टमैन हो वो उसी तरह से डिज़ाइन कर रहे हों ताकि अर्बन ग्रुप जो है या अर्बन एलाइट्स जो है वो उनका कॉमोडिटी, उनका प्रोडक्ट वो परचेज कर सके। ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अगर हम बात करते हैं ट्रेड की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड की बात करें तो हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को आप प्रोक्योर करते हैं, उसको आप प्रोसेस करते हैं, देन यू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। अब फिनिश प्रोडक्ट तो बन गया, बट इस फिनिश प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे? फिनिश प्रोडक्ट को आपको एंड कंज्यूमर के पास, एंड यूजर के पास लेकर जाना ज़रूरी है।
इसको आप लेके कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन दोनों वेज की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को कि वेदर दे आर इन आर रिक्वायरमेंट और नॉट, और अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कैरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूट्स। तो सेम जब हम 6th सेंचुरी की बात करते हैं, लैंड और रिवर रूट्स जो थे क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन, overland into Central Asia and beyond, and overseas from ports that dotted the coastline, extended across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia, and through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China. ये डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट रूट्स हैं जहाँ पे ये लोग ट्रेड कर रहे होंगे प्रोबेबली, इसलिए इनका नाम मेंशन है। लाइक एक कॉमोडिटी इधर से दूसरी जगह लेके जाई जाती होगी, लाइक फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशियन चाइना, बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया या चाइना की साइड लेके जा रहे होंगे, तो इस तरह से वो लोग ट्रेड करते थे अपने कॉमोडिटीज को। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू क्रॉस दीज रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। अब हाँ, एक और चीज़ हमने देखी थी, जो रूलर्स थे एक ही दिन में तो आप पहुंच नहीं जाते कि भाई आपने प्लेन लिया और एक ही दिन में आप दूसरी जगह पहुंच गए। दैट वॉज नॉट द सिनेरियो एट दैट टाइम पीरियड, है ना, सिनेरियो कुछ डिफरेंट हुआ करता था। तो जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, दे यूज टू अटेम्प्ट टू कंट्रोल दीज रूट्स, वो इस रूट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। एंड वो क्या बोलते थे कि आप जैसे कि अगर उस रूट में किसी किंग का घर है या कोई एक सरदार है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको बोलते थे कि आप हमें प्रोटेक्शन दो, आपका जो एरिया है हम उससे पीसफुली निकल जाए, पास कर जाए, एंड वी विल गोइंग टू ऑफर यू अ प्राइस। अब प्राइस में कुछ भी हो सकता था, वो कॉमोडिटी को ट्रेड कर लेते थे, वो कोई मेटल को ट्रेड कर लेते थे, वो स्लेव्स को भी ट्रेड करते थे, तो इस तरह से उनका ट्रेड चलता था। Those who transferred these route included peddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravans of bullock carts and pack animals. अब उनके अलावा और कैसे लोग इस रूट के थ्रू जाते थे, तो दे वर पीपल हु यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट, या फिर मर्चेंट हो गए जो ट्रेडमैन होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उनके ग्रुप में। अलॉन्ग विद दैट कुछ लोग जो बुलक कार्ट्स के साथ मूव कर रहे हैं या एनिमल्स के साथ मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे विद अ डिफरेंट पर्पस एंड विद डिफरेंट माइंडसेट। Also, there was seafarers whose ventures were very risky but highly profitable. अब कुछ लोग जो थे वो सी के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं ना, लाइक उनका इस तरह से ट्रेड चलता था। ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि भाई अगर कोई आता है आपको कोई सामान लेके जा रहा है तो यू विल बी एट अ बिग लॉस, बट अगर आप उसको क्रॉस कर गए, अगर आपने सामान सही जगह पे पहुंचा दिया सही टाइम पे, तो आपको मिल सकते हैं काफ़ी सारे पैसे। तो सेम उनके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा करता था वो। सक्सेसफुल मर्चेंट्स designated as Masattu I in Tamil and Sethis and Satavahas in Prakrit could become enormously rich. ऐसा बोला जाता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच बन जाते थे with these trades, with these seafarers. A wide range of goods were carried from one place to another. अब कौन कौन से प्रोडक्ट जो थे जिन्हें कैरी किया जाता था, जो डिमांड में थे काफ़ी, that was salt, grain, cloth, metal ores and finished product, stone, timber, medicinal plant. These were the certain products which were in great demand. Like अगर आपकी कंट्री में बहुत अच्छा कोई मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज आपकी कंट्री में बहुत अच्छा गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, गोल्ड माइंस हैं आपकी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में उसका डिमांड है। अगर आप वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं तो प्राइस आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, अलॉन्ग विद दैट एक आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो सेम वॉज द थिंग कि डिमांड था तो वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और उस पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट या काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते थे। अलॉन्ग विद दैट स्पाइसेस जो थे, इंडियन स्पाइसेस जो थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी रोम में, स्पेशली पेपर। इट वॉज इन हाई डिमांड इन यूरोपियन एम्पायर, यूरोप में रोमन एम्पायर में उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी पेपर की। एज वर टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, हमारे यहाँ से टेक्सटाइल भी ज़्यादा था इंडिया से, मेडिसिनल प्लांट्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। And these were all transported across the Arabian Sea to Mediterranean Sea. ठीक है, ये अरेबियन सी से होते हुए मेडिटेरियन रीजन में ये लेकर जाया जाता था। Coming to coins and kings. अब बेसिकली कॉइन्स का यूज क्यों किया जाता है? कॉइन्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप ट्रेड कर सको, आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सको। सो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ कॉइन्स। पहले के टाइम में भी कॉइन्स चलते थे
और अलॉन्ग विद दैट वो जो कॉइन्स थे वो अलग अलग तरह के होते थे, अलग अलग मेटल से बनते थे। अभी के टाइम में देखोगे तो आपको सिंपल कॉइन मिलेगा और वो हर जगह एक्सेप्टेबल है थ्रू आउट द इंडिया। बट पहले के टाइम में अलग अलग रीजन के भी अलग अलग लोग कॉइन्स बनाते थे, अलग अलग किंग अपने कॉइन्स इशू करते थे अलग अलग मेटल्स के। तो टू सम एक्सटेंट एक्सचेंज फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। एक्सचेंज ट्रेड किसके थ्रू हो पाता है? कॉइन्स के थ्रू, कॉइनेज के थ्रू। Punched mark coins made of silver and copper were among the earliest to be minted and used. अगर आप स्टार्टिंग के कॉइन्स की बात करें या अर्लीस्ट कॉइन की बात करें तो दे वर पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। लाइक सिल्वर या कॉपर मेटल का यूज किया जाता था और उस पर आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ मार्किंग रहती थी ना, कुछ ना कुछ बना रहता था। तो दीज टाइप्स ऑफ कॉइन्स दे वर यूज्ड एंड इन द अर्लियर टाइम पीरियड्स। These have been recovered from excavation at a number of sites throughout the subcontinent. ये काफ़ी सारी जगहों से मिले हैं throughout the subcontinent. Numismatic have studied these and other coins to reconstruct possible commercial networks. ठीक है, तो ये लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से कमर्शियल नेटवर्क्स रहा करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज राजस्थान में रह रहे हैं ना, अब राजस्थान की जो मेजर कॉइन्स हैं वो सपोज तमिल में फाउंड हो गए ना, तमिल में थोड़े बहुत मिल गए, तो दैट मीन्स कि कुछ रिलेशन रहा होगा उन दोनों स्टेट्स के बीच में, उन दोनों जगहों के बीच में। हो सकता है कोई ट्रेड रहा हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुए हो सकता है रूलर्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हों। तो ये चीज़ें ऐसे समझ आती हैं जब आप देखते हैं कि एक जगह का कॉइन दूसरी जगह पे आया, तो आप एक अटेम्प्ट लगा सकते हैं, आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये कैसे गया होगा उस पर्टिकुलर जगह पे। Attempts made to identify the symbol on punchmark coins with specific ruling dynasty, including the Mauryas. अब ये जो coins हैं, इन पे काफ़ी कुछ मार्किंग्स होती थी। ये जो coins रहते थे, इन पे मार्किंग रहती थी, इन पे symbols रहते थे जो कि स्पेसिफाई करते थे कि किस तरह के लोग रहते हैं। Along with that, मोस्टली आप बात करेंगे तो मौर्यन एम्पायर की भी coins को स्टडी किया गया और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। They suggest that these were issued by the kings and mostly ये जो coins थे, अब आप अगर इन coins को स्टडी करेंगे तो उस पर किंग का पिक्चर बना रहता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये किंग का पिक्चर किसने बनाया होगा? किंग ने खुद ने ही, मतलब किंग ही चाह रहा होगा कि हम coins इशू कर रहे हैं तो हमारा ही पिक्चर है। तो मोस्टली ये जो coins थे ये किंग ही इशू करता था। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट, बैंकर्स, टाउन पीपल इशूड सम ऑफ दीज कॉइन। और ऐसा बोला जाता है कि कुछ कुछ जो कॉइन्स है वो मर्चेंट्स भी इशू कर रहे थे, उस टाइम के जो बैंकर्स हुआ करते थे वो भी इशू कर रहे थे, टाउन के कुछ एलाइट लोग थे या एलाइट ग्रुप था वो भी ये कॉइन्स इशू करता था। द फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम एंड इशू ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स who established control over the north-western part of the subcontinent, that is 2nd century BCE. तो जो फर्स्ट कॉइन है उनमें अगर आप नेम और इमेजेस देखोगे रूलर की तो दे वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स, ऐसा पता लगता है। अब कुशानास के बारे में पढ़ने पड़ा था, तो जो कुशानास थे उन्होंने भी काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन इशू किए। हमने देखा था ना, वो अपने आप को एज अ गॉड ट्रीट करवाना चाहते थे या वो अपने आप को एज अ गॉड मानते थे, अपने आप को इतना बड़ा ओहदा देते थे वो। तो दे हाउएवर इशूड द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, first gold coins of 1st century CE. These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman empires and Parthian rulers of Iran and are found from several sites in North India and Central Asia. These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman empires and Parthian rulers. जैसे कि क्या था कि अगर आप रोमन एम्पायर्स के कॉइन्स को देखेंगे और कुशानास के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते हैं। पारिताना रूलर्स ऑफ ईरान एंड हैव फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडियन सेंट्रल एशिया। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, नॉर्थ इंडियन हो गया, नॉर्दर्न वाला जो पार्ट हो गया आपका वहाँ से, सेंट्रल वाला मध्य प्रदेश झारखंड ये वाले जो पार्ट है इधर से। तो इन सारी जगहों से, सेंट्रल एशिया में आपका इंडिया कम्प्लीटली आ गया, तो इन सारी जगहों से आपको पूरा का पूरा ये कॉइन्स का मिल जाता है, सबूत मिल जाता है। The widespread use of gold coins indicate the enormous value of the transaction that were taking place. अब अगर हर जगह कॉइन्स मिल रहे हैं, सपोज मैंने कोई कॉइन इशू किया, वो हर एक एरिया में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, एशिया, अफ्रीका, मतलब हर एक पार्ट में आपको वो कॉइन देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रांजेक्शन्स काफ़ी रहा करते होंगे, तभी तो मैंने कॉइन्स उन लोगों को दिए होंगे। तो सेम वॉज अ थिंग कि काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और इसका मतलब ये शो होता था कि ट्रांजेक्शन्स या जो ट्रेड होता था लोगों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। Beside, hordes of Roman coins have been found from archaeological sites
in South India, it is obvious that network of trade were not confined with political boundaries. South India was not a part of Roman Empire, but there was a close connection through trade. तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे रोमन कॉइन्स जो मिले हैं वो साउथ इंडिया वाले पार्ट से मिले हैं, और ऐसा बोलते हैं कि इट वाज ऑब्वियस दैट नेटवर्क ऑफ ट्रेड वाज नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब एक कोई बाउंड्री फिक्स नहीं थी जहाँ पे ट्रेड हो रहा था. कुछ साउथ इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, बट देयर वाज स्टिल अ क्लोज कनेक्शन थ्रू द ट्रेड. क्यों? क्योंकि पेपर और स्पाइसेस और डिफरेंट गोल्ड और ये सारा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड हो रहा था, इसलिए जो साउथ इंडिया के कॉइन्स है वो रोमन एम्पायर में भी आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे. कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. इन लोगों ने भी अपने कॉइन्स इशू किए थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड several thousand copper coins issued by योद्धास pointing to the letter interest and participation in economic exchange. तो यहाँ पे ये चीज़ वही शो करती है जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. कॉइन्स का मेन मोटिव था ताकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाओ या कोई भी ट्रेड कर पाओ. तो अगर एक जगह के कॉइन्स दूसरी जगह पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स देयर वुड हैव बीन अ ट्रेड और एनी काइंड ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेट्स और द टू प्लेसेस. Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers. अगर आप देखोगे gold coins को तो जो सबसे better या सबसे elite मिले हैं gold coins वो गुप्ता ruler के मिले हैं. The earliest issues are remarkable for their purity. The coins facilitated long transactions from which king also benefited. ये जो coins थे ये mostly उनकी purity के कारण they are very spectaculars. अलॉन्ग विद दैट ये जो कॉइन्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन शो करता है, मतलब एक किंग दूसरे किंग के साथ कितना अच्छा ट्रांजेक्शन में कितना अच्छा ट्रेड में था वो चीज़ ये यहाँ पे शो करते हैं. बट स्टिल यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है. फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6th century CE ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, मतलब कम दिखने लगे. तो क्या ये चीज़ ये शो करती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए होंगे कंट्री में, या क्या किसी तरह का ट्रेड रिलेशन जो था लोगों के बीच में वो खराब हो गया होगा. इनमें से कुछ भी रीजन हो सकते हैं. हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, लाइक उनको अभी तक खुद भी समझ नहीं आया कि व्हाट कुड बी द मेजर पॉसिबल रीजन. सम सजेस्ट दैट विद कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन. उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड था वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो गया. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी था तो वो लाइक थोड़ा करके डिक्लाइन होते चले गया. लाइक उनको और भी दूसरे सोर्सेज मिल गए होंगे मे बी पॉसिबली, और सेम कॉमोडिटीज़ मिल गई होंगी तो उन्होंने वहीं से परचेज करना स्टार्ट कर दी होंगी. एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, कम्युनिटीज़ एंड रीजन दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो इसके कारण जो स्टेट की प्रॉस्पेरिटी थी या स्टेट का जो महत्व था वो कम हो गया. जो कम्युनिटीज़ और रीजन्स थी उनसे भी उन्हें बेनिफिट मिला कम हो गया. तो हो सकता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से जो कॉइन्स हैं उनका लेन देन थोड़ा सा कम हो गया होगा. अदर आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड द टाइम. ठीक है, नए नए टाउन्स आए होंगे, नए नए नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टैब्लिश्ड होंगे, तो उसके कारण जो कॉइन्स हैं वो धीरे धीरे करके कम हो गए. कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस इन द टेक्स्ट. इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट पे तो आपको कॉइन्स के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, बट आप नॉर्मल इन जनरल उन कॉइन्स को बहुत मुश्किल से ही फाइंड कर पाएंगे. Could it be that there are few finds because coins were in circulation rather than being hoarded? हो सकता है कि वो सर्कुलेशन में ही रहे हों कि एक ने दूसरे से परचेज किया, दूसरे ने तीसरे से परचेज किया, तो हो सकता है उस तरह का सर्कुलेशन रहा हो. बट स्टिल वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हिस्टोरियंस अभी तक उस पर कुछ भी वर्डिक्ट नहीं दे पाए हैं. दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन टू द पीपल इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. बैक टू बेसिक्स. हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड? अब इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर किया गया? जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अलग अलग राइटिंग्स में लिखे जाते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में थे. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ब्राह्मी एंड सेकेंड इज खरोस्ती. ब्राह्मी की बात करें हम तो मोस्ट जो स्क्रिप्ट है यूज टू राइट मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी. ब्राह्मी में ही लिखी जाती थी. और मोस्टली अगर आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, अशोकन टेक्स्ट देखेंगे तो वो सेम लैंग्वेज में लिखा है, सेम स्क्रिप्ट में लिखा गया है. फ्रॉम द लेट 18th century European scholars, aided by Indian Pandit, worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari manuscript, comparing their letters with older specimen. ठीक है, तो अगर आप लेट 18th century के अगर आप टेक्स्ट को उठाएंगे
तो यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनको इंडियन पंडित जो थे दे यूज्ड टू हेल्प देम एंड वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम कंटेम्प्रेरी बंगाली और देवनागरी जो आपकी स्क्रिप्ट है, मेन्यू स्क्रिप्ट है, उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग देयर लेटर विद ओल्डर स्पीसीमेन, scholars who studied earlier inscriptions sometimes assume that these were in Sanskrit, मतलब मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि संस्कृत में थी, although earlier inscriptions जो थी वो प्राकृत में थी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में हुआ करती थी. It was only after decades of painstaking investigations by several epigraphists जो पढ़ते हैं inscriptions, इनके बारे में पता लगाते हैं, तो उनमें से एक थे जेम्स प्रिंसिप, जिनके बारे में हमने देखा था. तो ही वॉज एबल टू डिसाइपर अशोकन ब्राह्मी 1838, ये उन्होंने डिसाइपर की थी, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ हाउ खरोस्ती वॉज रेड, इसको कैसे पढ़ा जाता था. द स्टोरी ऑफ डिसाइपरमेंट ऑफ खरोस्ती, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इज द नॉर्थ वेस्ट इज डिफरेंट, ये थोड़ी अलग हटके थी. फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो-ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया हैव फैसिलिटेटेड मैटर्स. These coins contain the name of the king and written in Greek and Kharosthi script. European scholars who could have read the former compared the letters. ठीक है, जो पढ़ पाते थे या जिन्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था तो उन्होंने लेटर्स को कंपेयर करने की कोशिश करी, है ना, जो लिखा हुआ था उसके लेटर्स को कंपेयर करने की कोशिश करी, जिसमें से एक सिंबल ए था, could be found in both the script for writing the names such as Apollodotus, with Princip identifying the language of Kharosthi script inscriptions as Prakrit. It became possible to read longer inscriptions as well. जैसे जैसे धीरे धीरे करके पता चलते लगा inscriptions रीड करना, टेक्स्ट रीड करना ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था. हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, अब हमें पता है कि इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि किस तरह से लोग रहा करते थे, क्या था उनका, क्या कितना नाम था उनका सोसाइटी में, किंग की क्या उसकी प्रजा किंग को कितना मानती थी, तो ये सब हम इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं किंग के क्या थॉट हुआ करते थे. टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क, लेट अस लुक टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस मोर क्लोजली. जब हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्ट, बल्कि उसकी जगह टाइटल को यूज़ किया था, जैसे कि देवा नमपिया, या फिर आप बोल सकते हैं बिलव्ड ऑफ गॉड, या फिर पियादासी, लाइक प्लीजेंट टू बी होल्ड. द नेम अशोका इज मेंशन्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस विच कंटेन दिस टाइटल, लाइक ये टाइटल दे के रखे हुए थे, जो रूलर्स थे उनको टाइटल दिया जाता था और उसी टाइटल के थ्रू लाइक यू नो हर जगह इंस्क्रिप्ट या टेक्स्ट लिखे जाते थे. आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस एंड फाइंडिंग दैट मच match in the term of content, style, language, paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. इनको स्टडी करने के बाद एक चीज़ समझ आ गई थी कि सेम रूलर ही ने इनको इशू किया है या सेम रूलर ही इनको लेकर आए हैं. Historians have to make other assessment as well. If a king order were inscribed on a natural rock near cities or important routes of communication, would passerby have stopped to read this? Most people were probably not literate. ऐसा भी बोला जाता है कि किंग लिखवा तो देते थे, बट ऐसे भी लोग थे जिनको कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, तो उनके लिए क्या, उन्हें कैसे समझ आता था कि किंग के क्या थॉट हैं या किंग क्या बोलना चाहते हैं. और ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या जो लोग पास करते थे क्या वो रुक के किंग के थॉट्स को पढ़ना प्रेफर करते थे या वो पढ़ा करते थे. डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज इन पाटलिपुत्र, क्या सबको प्राकृत आती थी. वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, क्या किंग के ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता होगा या नहीं किया जाता होगा. इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ईजी नहीं है ढूंढने के लिए, मतलब आप इसको ईजिली फाइंड नहीं कर सकते हैं. Some of these problems are evident if we look at an Ashokan inscriptions, which had often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler, as well as marking a change in his attitude towards warfare. Like उनका जो attitude था पहले वो काफ़ी ज़्यादा aggressive थे, but धीरे धीरे करके he came to become a wise person and a noble person. पहले वो भी काफ़ी ज़्यादा aggressive थे. तो इसका क्या कनेक्शन है, क्या inscriptions शो करते हैं, ये सारा अभी भी प्रॉब्लम है to find it out. As we shall see, the situation become more complex when we move beyond reading the inscription at face value. जब आप उनको बिल्कुल उन्हीं के ही थॉट में पढ़ने की कोशिश करते हो तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं. While Ashokan inscriptions have found in present day Odisha में मिले हैं ये, the one depicting the anguish is missing.
In other words, the inscription have not been found in the region that were conquered. What we to make of that? Is that the anguish of the recent concerts, or was it too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issue? तो इसमें से क्या रीजन रहा होगा वो अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हैं लोग, अभी तक हिस्टोरियंस को नहीं पता है, बट दिस इज हाउ इट गोज ऑन. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. अब अगर हम एविडेंस की बात करें, एविडेंस मीन्स सबूतों की बात करें, या अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही होंगी, तो वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड प्रोबेबली दैट देयर आर लिमिट टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील. लाइक हर चीज़ की लिमिट होती है, हमें नहीं पता कि कितना सच है. अगर इंस्क्रिप्शंस भी पढ़े हैं तो वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं. दीज आर द थिंग्स विच एपिग्राफिस्ट हैव टोल्ड एंड दे हैव अंडरगॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, और वो इस कंक्लूजन पे आए. बट क्या वो चीज़ सच थी या क्या वो चीज़ झूठ थी वो अभी भी नहीं पता है. समटाइम्स देर आर टेक्निकल लिमिटेशंस. लेटर्स, ठीक है, अगर आप लेटर्स टेक्निकल लिमिटेशंस कैसे आगे कि लेटर्स को अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी फेंट हो गए हैं, मतलब उनका कलर काफ़ी डल हो गया है या वो समझ नहीं आ पा रहे हैं, उनका मीनिंग रिकन्स्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है. काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वो डैमेज हो गए हैं. लाइक अगर पिलर है तो वो आधा डैमेज्ड है, आधे आपको लेटर्स उसमें मिसिंग मिलेंगे तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक अल्फ़ाबेट या एक आपको मैं वर्ड दे दूँ, उसमें से एक अल्फ़ाबेट हटा दूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये समझना या ये जानना कि क्या मैं बोलना चाह रही थी या क्या मैंने बोलने की कोशिश करी. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in the inscription. हो सकता है कि मीनिंग डिफर हो गए हों, इतना समय लगा, इतने पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, हो सकता है उस टाइम पे मीनिंग कुछ और चलता उस वर्ड का, अभी कुछ और मीनिंग हो, तो द वर्ड हैज़ बीन चेंज, द मीनिंग हैज़ बीन चेंज टू दैट वर्ड. इफ़ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल you will realize that scholars are constantly debating. मतलब scholars के बीच में debate चलती रहती है, they keep on discussing कि what could be the reason या inscription के पीछे का क्या meaning है. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. Like काफ़ी सारे inscriptions तो मिले हैं लेकिन अभी तक उसका मीनिंग नहीं पता चल पाया, पब्लिश्ड हो चुके हैं, ट्रांसलेट हो चुके हैं, बट स्टिल एक वेग मीनिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. There is another perhaps most fundamental problem. अगर हम बात करें, not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in the inscription. For instance, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. For instance, routine agricultural practices and the joy and sorrow of a daily existence find no mention in the inscriptions. Like inscriptions में ये नहीं बताते कि लोग कितना खुश थे, कितना दुखी थे, क्या emotions थे लोगों के, किस तरह से उनकी रूटीन हुआ करते थे कि भाई सुबह उठ गए, रात में सो रहे हैं, दिन भर का क्या काम काज है, वो सब नहीं बताते थे. मोस्टली यहाँ पे जब हम इंस्क्रिप्शंस देखते हैं तो हम रूलर देखते हैं, उसके थॉट्स देखते हैं, दैट्स इट, बस उतना ही रहता है. भाई हर एक इंसान अच्छा ही बोलेगा ना, तो उस तरह से उसके सिर्फ थॉट्स देखने को मिलते हैं, बट क्या पीछे मोटिव था, क्या सिनेरियो चल रहा था, वो अभी तक नहीं पता लगा पाए. Beside the content of the inscription, almost invariably projects the perspective of the persons who commissioned them. As such, they need to be juxtaposed with other perspectives so as to arrive at a better understanding of the past. मतलब आपको और अच्छे से go through करना पड़ेगा और अलग अलग perspective रखने पड़ेंगे ताकि आप पता लगा सकें कि what was the major reason behind those words or behind those saying. सो थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एड्यूग्रोन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है. सो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.